हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत बेहतर करते रहते हैं। पीडब्ल्यू एमपी एग्ज़ाम वाला आपकी तैयारी में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ता है। ये हमारी एक फ्री सीरीज़ है जिसमें हम आपके सामने एक बहुत ही फेमस किताब इसको डी कोड कर रहे हैं, विच इज़ योर लूसेंट। तो इस सीरीज में हम लूसेंट को पूरा डिकोड करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को आपको फ्री में यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी को लेकर, भूगोल को लेकर। भूगोल का एक बेसिक सा जो पार्ट जो सभी बच्चों को बहुत परेशान करता है, कैसे उसको लर्न किया जाए, इसके बेसिक्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपके सामने ये दिखाई दे रही है किताब। ये एक लीजेंडरी किताब मानी जाती है। जब हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले अगर बच्चे के पास कोई बुक होती है तो वो यही होती है। ये अपने आप में एक लीजेंडरी बुक है, ठीक है। हम इसका कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा? वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी। हम भूगोल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ये जो भूगोल है ये सबके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबके लिए परेशानी देता है। बट अब मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना अभी तक करता आया है। आप बस पढ़ते रहिए, साथ में रहिए, ठीक है भाई। तो भूगोल की इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम दी दी बिगिनिंग। स्टार्टिंग के साथ शुरुआत करेंगे। पूरी किताब ही पढ़ना है। तो भूगोल में आप जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारे पार्ट इसमें होते हैं। लाइक अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने परिचय पर चर्चा की है कि भूगोल होता क्या है। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि सोलर सिस्टम क्या है, और सोलर सिस्टम के बाद फिर रिलेशन ऑफ अर्थ टू सन। तो ऐसे चैप्टर वाइज ये किताब आपके पास दी गई है। धीरे धीरे करके कुछ कुछ हिस्सों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बट बहुत डीप में कवर करेंगे, बहुत इत्मीनान के साथ कवर करेंगे, जिससे किसी भी बच्चे को कभी भी पढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान द्वारा 276 से लेके 194 बीसी में किया गया था। ये एक चीज हमको बताना चाहते हैं कि जो भूगोल शब्द है, जैसे आप लोग ज्योग्राफी कहते हैं, इसका यूज सबसे पहले एरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। और एरेटो जो स्थनीज थे, ये एक ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर। और इनका टाइम पीरियड हमको ये देखने को मिलता है। सर, कहने का मतलब क्या है? ये हमको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो वर्ड ज्योग्राफी है, जिसे आप भूगोल कहते हैं, ये शब्द दिया किसने? हु इज द फादर ऑफ द टर्म ज्योग्राफी? क्योंकि जनरली आप लोगों ने भूगोल के जनक की जब बात करते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे, हिकेटियस को पढ़ते हैं। ये हिकेटियस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हमें इन भौतिक घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन ये सारी जो भौतिक घटनाएं हैं, ये सारे जो आपके पास चल रहा है सब कुछ, वह सब ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ये किसके द्वारा बताया गया? ये एरेटोस्थनीज ने बताया। तो दो नाम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप इन दोनों नामों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आप लोग बता देंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, आप बताएंगे ये हिकेटियस है, हिकेटियस। इन हिकेटियस भाई साहब के बारे में भी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इन्होंने हमें बताया कि ये कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा। और ये सभी घटनाओं के टाइप होते हैं, जैसे कोई भौतिक हो सकती है, कोई रासायनिक हो सकती है। और ये सभी घटनाएं किस विषय के अंतर्गत आती हैं, ये एरेटोस्थनीज भाई साहब हमको बता के चले गए। अब मान लो आप लोग एमपीपीएससी मेंस का पेपर देने गए हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया है कि भूग एरेटोस्थनीज के बारे में बता दीजिए। एरेटोस्थनीज, तो आप इनके बारे में क्या बताओगे बच्चा? आप बता दोगे एरेटोस्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर है। आप इनका टाइम पीरियड बता देंगे और आप बोलेंगे कि भूगोल शब्द के प्रतिपादक यही हैं, इन्वेंटर या वेरी फर्स्ट द वर्ड यूज ज्योग्राफी बाय द एरेटोस्थनीज। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले इसको शब्द को समझिए। भूगोल है क्या सर? तो भूगोल ग्रीक भाषा के, बेटा ये कहाँ से आया है? ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। दो शब्द हैं, एक है जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्णन से प्राप्त किया गया है। मतलब अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो हमारी जो ज्योग्राफी है यह है
कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ये दो शब्दों का हिस्सा है, एक होता है जियो, जियो, और एक होता है ग्राफोस। अब जियो और ग्राफोस बेटा किस भाषा से आए हैं? ये आए हैं ग्रीक भाषा से। जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, मतलब एक ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है, आप उसको जियोग्राफी कहते हैं। दोनों को एक साथ रखने पर इसका जो अर्थ बनता है वह पृथ्वी का वर्णन कहलाता है। पुटिंग द टू टुगेदर इट्स मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भूगोल क्या है? एक ऐसा विषय है जहां हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं या पृथ्वी का अध्ययन पढ़ते हैं। जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? यह एक इंग्लिश भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के जियोग्राफोस से। इस जियोग्राफोस में जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का जो मतलब होता है वो है वर्णन। एक ऐसा विषय जहां हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इस शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो इस शब्द के प्रतिपादक हैं एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज कहाँ से संबंधित हैं आप बता देंगे? यह भी एक ग्रीक स्कॉलर है। तो भूगोल के विकास में जो ग्रीक्स हैं, इन ग्रीक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एरिस्टोटल की अगर बात करते हैं तो एरिस्टोटल के द्वारा भी यही बोला गया था कि जो सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है ये बना है, इसके बनने की प्रोसेस है और इसके समाप्त होने की प्रोसेस है। ये ओरिजिन हुआ है और एक दिन ये समाप्ति होगा, यह एरिस्टोटल के द्वारा बोला गया था। ठीक है भाई। तो ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों चीजें शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि जो ग्रीक्स हैं, इन लोगों ने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को हम लोगों के सामने पहुंचाया, क्योंकि पहले कोई भी सिविलाइजेशन हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे रोमन हो, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो, हमको ऐसा लगता था कि ये सब एक ईश्वर की बनाई हुई, ईश्वर ने बनाया हुआ है, लेकिन सबके बनने और सबके समाप्त होने की कहानी है, सबकी एक प्रोसेस है, सबका एक निश्चित टाइम पीरियड है। तो ग्रीक्स कहते हैं ये ईश्वरीय संकल्पना नहीं है, ये एक फिजिकल फिनोमेना है, ये सब बने हैं, एक तरीके से बने हैं और एक दिन ये समाप्ति हो जाएंगे। तो सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने ये मिथ कौन दूर करता है? वो ग्रीक्स करते हैं। एक व्यक्ति है हेकेटियस, एक व्यक्ति है हेकेटियस। इन्होंने अपनी पुस्तक जस पेरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हेकेटियस इज फादर ऑफ ज्योग्राफी। हेकेटियस इन हिज बुक का नाम क्या है? जस पेरियोडस अर्थ डिस्क्रिप्शन फर्स्ट इंक्लूडेड द सिस्टमैटिक इंक्लूजन ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। पहली बार जो भौतिक घटनाएं हैं इनको ये एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिकेटियस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। मैं दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेटा ऐसा का ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर कुछ छूट जाएगा। देखो भाई, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझी कि भाई जो ज्योग्राफी है, ये जो जियोग्राफी है, जिसे हम लोग इतना डरते हैं, इतना पढ़ते रहते हैं, इतना परेशान होते हैं, भूगोल, भूगोल, ये भूगोल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा? तो भूगोल शब्द हिंदी है, हिंदी है, समझो हिंदी है। हिंदी को आप कैसे पढ़ते हैं? आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि एक होता है भू और दूसरा होता है आपके पास गोल, गोल। भू का मतलब आपके पास क्या है? धरा। मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है वह भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये किससे बना हुआ है? ये दो शब्दों का सम्मिश्रण है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक होता है जियोस, जियोस, ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा ग्राफोस, ग्राफोस। तो जियो है इसका मतलब बेटा क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब बेटा क्या होता है? वर्णन, डिस्क्रिप्शन। एक ऐसा विषय जहां पर पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब इस भूगोल को हमारे सामने लाने में दो लोगों का बड़ा योगदान है सर। कौन कौन से दो लोग हैं? तो सबसे पहले हमने बात की इरेटोस्थनीज की। एक व्यक्ति है इरे इरेटो तो स्थनीज। इस व्यक्ति को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज इरेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया है। शब्द एक आपसे कोई पूछ सकता है कि जो वर्ड है, वर्ड ज्योग्राफी,
ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है इरेटोस्थनीज। ये भाई साहब कहाँ से हैं? ये भाई साहब भी ग्रीक से हैं, ग्रीक स्कॉलर हैं, ज्योग्राफी सब। फिर हमने एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ा, हिकेटियस। जो हिकेटियस साहब हैं, इन हिकेटियस साहब ने, इनकी एक बुक है, एक किताब है, जस पेरियोडस, ठीक है, जस पेरियोडस। और इसमें इसमें इन्होंने पहली बार जो भौतिक घटनाएं हैं, इन भौतिक घटनाओं का वर्णन किया है, भौतिक घटनाओं का वर्णन किया है, ध्यान रखना। तो हमें तीन चीजें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। पहला सीखने को मिलता है कि ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है, जियोस प्लस ग्राफोस से बना है। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, हम पृथ्वी का अध्ययन जिस विषय के अंदर करते हैं ज्योग्राफी कहलाता है। इरेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया है, इसीलिए हम इनको कहते हैं फादर ऑफ, कहते हैं फादर ऑफ सिस्टेमेटिक, मैटिक ज्योग्राफी। या आपसे कोई भूल सकता है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी इज एरेटोस्थनीज। हिकेटियस ये व्यवस्थित तरीके से इन भौतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं इस किताब में, इसीलिए ये भौतिक घटनाएं ही भूगोल कहलाएं, तो हम इनको क्या कह देते हैं, फादर कह देते हैं, जनक कह देते हैं भूगोल का। ज्योग्राफी क्लियर है भाई? देखो कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करना। देखो भाई, जब भी हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे सर, क्या हमको पढ़ना होता है ज्योग्राफी में? बेटा समझना, जियो का मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब ये होता है वर्णन या डिस्क्रिप्शन। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जहां हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अध्ययन पूरे तरीके से पृथ्वी के बारे में जिसको पढ़ रहे होते हैं, आप कह सकते हैं ज्योग्राफी है। इस पूरे तरीके का मतलब क्या है? देखो, हम पृथ्वी का हर एक हिस्सा, मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका जो अंतरिक्ष है ना, हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, एटमॉस्फेयर। जो हमारा लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर को भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। और आपसे कोई पूछ सकता है जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, हम इस इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भूगोल का मतलब है पृथ्वी का एक संपूर्ण अध्ययन, हर एक चीज को पढ़ना कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, और पृथ्वी पर है क्या एक्चुअल में। ज्योग्राफी, भूगोल एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहाँ हर एक पहलू को पढ़ना, हर एक पहलू को समझना हमारी जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष विज्ञान, जहाँ हम अंतरिक्ष को पढ़ते हैं, वायुमंडल को पढ़ते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा जाता है। अब अगर हम भूगोल की थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में चर्चा करें, सर इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, तो बच्चे आप लोग बता सकते हैं कि कई तरीके से हमें ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। इसकी अगर ब्रांचेस की बात करोगे दोस्त, तो बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक हम लोग बात करते हैं फिजिकल, फिजिकल ज्योग्राफी हमको पढ़नी होती है। भौतिक भूगोल की आप चर्चा करते हैं तो भौतिक भूगोल आपको देखने को मिलेगा। और एक हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल। ये दो चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जैसे आप लोग कहते हैं राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक। और एक आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जैसे आप लोग कहते हैं आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो भूगोल की काफी सारी ब्रांचेस हैं। आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ह्यूमन जैसे आप लोग कहते हैं मानव भूगोल। तो बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, ज्योग्राफी, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। फिजिकल मतलब क्या है, जो जो हमारे जो जैसे आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, किसी भी घटना से संबंधित हो, राजनीतिक, ये प्रशासन, बाउंड्री डिस्प्यूट, इकोनॉमिक, आर्थिक एक्टिविटी, ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब कुछ आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ज्योग्राफी का मीनिंग आपको पता चल गया है। अब ये एक पिक्चर आपके सामने है। इस भूगोल की उत्पत्ति में कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और उनमें ये भाई साहब जरूर आते हैं। और इन भाई साहब को आप लोग जानते हैं किस तरीके से, ये जो घटना आपको दिखाई दे रही है, ये, ठीक है, ये कुछ दो लोग आएंगे बेटा यहाँ पर, है ना। ये वो बुक है, ये वो बुक है जिसमें पहली बार भूगोल की भौतिक घटनाओं का, भौतिक घटनाओं को विस्तृत किया गया। पहली बार इन भौतिक घटनाओं को बताया गया, मतलब सबसे पहली बार हमारी पृथ्वी को कुछ इस तरीके से बताया गया था कि ये सारे के सारे मैप हैं। ये यूरोप आपको दिखाई दे रहा है, ये एशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जस पेरियोडस जो बुक है, आपने पढ़ा होगा एक बुक, जस जस पेरियोडस। इस
जिस पेरियोडस बुक में कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी को सबसे पहली बार बताया गया था। और आप जानते हैं कि इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं हिकेटियस, हिकेटियस साहब। इन हिकेटियस साहब ने हमारी पृथ्वी को कुछ इस तरीके से बताया कि ये सब कुछ पाया जाता है। देखो, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक एक जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो शुरुआती अवस्था थी, उसमें आपको बताया गया है। ऐसा मत सोचना कि अभी वाला बता देंगे। आप सारे बच्चे जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, इसमें प्लेट्स हैं, इसमें प्लेट्स हैं, बहुत सारी प्लेट्स हैं, बहुत सारी। आपने देखा है कि प्लेटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इन प्लेटों में मूवमेंट हुआ है। इन प्लेटों में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। पहले ये एक साथ हुआ करती थी, जैसे अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक साथ कनेक्टेड थी, अलग हुई तो रिफ्ट पड़ गई, और इसी से हमारा वेस्टर्न घाट बना। तो जिस पेरियडस बुक में कुछ इस तरीके का स्वरूप बताया गया है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती थी? आप बताएंगे कुछ ऐसी दिखाई देती थी। आप सबने पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो हिकेटियस ने सबसे पहले एक बुक लिखी, जस पेरियोडस। उसको बोला जाता है पृथ्वी का वर्णन। उस किताब का नाम ही पृथ्वी का वर्णन है, और उसमें कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ को प्रेजेंट किया गया कि पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। एक बार समराइज करते हैं बेटा, समझो। पहले ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि स्टडी ऑफ अर्थ होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। दो स्कॉलर आए सबसे पहले। एक आए हिकेटियस, जो हमें बताते हैं कि कुछ घटनाएं आपके पास घटित होती हैं, और उसी में फिर एक व्यक्ति आते हैं इरेटोस्थनीज, जिन्होंने बोला ये जो भौतिक घटनाएं है ना, आप इसी को भूगोल कहेंगे, आप इसी को ज्योग्राफी कहेंगे। ये ज्योग्राफी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, जियोस और ग्राफोस से। इसका मतलब ही पृथ्वी का वर्णन होता है। ठीक है भाई। पर शुरुआत में पृथ्वी कैसी दिखाई देती थी, किस तरीके का मैप इन्होंने सबसे पहले हमें बताया, वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। अब भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी कैसे हुआ, या ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, इसको लेकर इसको लेकर बहुत दिक्कत होने लगी कि भाई इनकी जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर भी लड़ाई होने लगी। और उत्पत्ति को लेकर आपने हमेशा दो तरीके की चीजें देखी होंगी। इसमें एक आती है संकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, और एक आती है आपके पास न्यू थ्योरीज। न्यू थ्योरीज मतलब क्या है? जो साइंटिफिक बेस्ड होती हैं, जिनके कुछ फैक्ट होते हैं, जिनके पास कुछ फिगर्स होते हैं, वो थ्योरीज कहलाती हैं। और हाइपोथेसिस, मैंने सोच लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैंने बता दिया नहीं नहीं नहीं, मेरे कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और मैं फिर उस चीज को बिलीव करा रहा हूं। तो हाइपोथेसिस, और फिर आपके पास फिजिकल थ्योरीज होते हैं। तो भूगोल विषय के विकास में दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे आपके पास कुछ लोग आते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ये कुछ आपके पास एक घटना दिखाई दे रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। एक व्यक्ति थे क्लाउडियस टॉलमी, एक व्यक्ति हुआ करते थे क्लाउडियस क्लाउडियस टॉलमी। ठीक है, एक व्यक्ति होते थे क्लाउडियस टॉलमी। क्लाउडियस टॉलमी के द्वारा 140 140 बीसी, 140 बीसी में एक घटना का प्रतिपादन किया, विच इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, और इस जियोसेंट्रिक सेंट्रिक थ्योरी को आप कहते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। इस व्यक्ति ने एक घटना दी, और ये कहता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स, इसके सेंटर में, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज अर्थ। अर्थ, कैन यू बिलीव इट? इस व्यक्ति ने बोला कि भाई हमारी जो पृथ्वी है, ये स्टेबल है, ये एक ही जगह खड़ी हुई है, और हर एक जो भी आपके पास खगोलीय पिंड है, इसकी परिक्रमा कर रहा है। याद रखो, ये शुरुआती खोजें हैं, और हम इनके बहुत ऋणी हैं। आप बोलोगे ना कुछ भी बोल के चला गया, नहीं, शुरू करना बहुत कठिन होता है। आप कुछ भी बोल दीजिए किसी भी चीज के बारे में, लेकिन आप उसको स्टार्ट कीजिए। इन्होंने वही काम किया। इन्होंने बोला कि मैंने खोज की है कि हमारी जो कुछ भी हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिस जगह हम लोग रहते हैं वो ब्रह्मांड है। और इन्होंने बताया कि ये पृथ्वी है, ये सेंटर आपको अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज योर अर्थ। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, और सेंट्रिक मतलब क्या? केंद्र में। एक ऐसी थ्योरी जो बता रहा है कि पृथ्वी केंद्र में है, और हर एक चीज इसके चारों तरफ घूम रही है, इसके चारों तरफ रोटेट होती है। तो 140 बीसी में किसने दिया? क्लाउडियस टॉलमी ने। अब देखो, इन्होंने अर्थ को बता दिया केंद्र में,
और फिर सबकी एक लोकेशन बता दी। इन्होंने बोला कि सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि केंद्र में अर्थ है, अर्थ है, और हर कोई इसके चारों तरफ बेटा क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। हर कोई इसके तरफ रोटेशन कर रहा है, हर कोई इसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है, मतलब हर कोई इसके चारों तरफ घूर्णन कर रहा है। कब बोला, 146 बीसी, ठीक है, 140 बीसी में। कौन थे, टॉलमी। अब मान लो ये घटना आपके पास 5 नवंबर में आ जाती है, ये 5 मार्कर मीन्स आपके पास आ जाता है, या 3 मार्कर मीन्स आपके पास आ जाता है, तो क्या ही करोगे, लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इसका कंसेप्ट क्या था, इसका बेस क्या था, और फिर आप बता दोगे कि ये वाली कहानी। आप सोचो 140 बीसी से लेके बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक 1543 एडी तक, 1543 एडी तक इस घटना को सत्य माना गया, यही मानते चले गए, हमेशा हम इसी में बिलीव करते थे। लेकिन स्टार्टिंग में बता पाना बहुत बड़ी चीज थी, जब कोई कोई सोच ही नहीं पा रहा था, तब इस व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से बता दिया कि केंद्र में कौन है, पृथ्वी। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, आप लोग बता देंगे। उसके बाद फिर एक और घटना आती है जिसने पूरे विश्व जगत में क्रांति ला दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का आप लोग कहते हैं भू सॉरी सूर्य, आप इसको कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं सर, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब हिलियो, हिलियो का मतलब बेटा क्या होता है, सन। इसका मतलब बच्चा क्या होता है, सन। सन इज द सेंटर, सन इज द सेंटर। सूर्य कहाँ है, केंद्र में। किसने बोला, किसने बोला सर, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, याद कीजिए, कॉपरनिकस। एक व्यक्ति है, कॉपरनिकस। 1543 एडी, 1543 एडी, 1543 एडी में जब इस व्यक्ति के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि भैया जो केंद्र है ये सूर्य दादा है, ये सूर्य दादा है, और हर कोई इसकी परिक्रमा लगा रहा है। और एग्जैक्ट कि भाई कौन आएगा आपके पास, मरकरी आएगा, वीनस आएगा, अर्थ आएगा, मार्स आएगा, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, ये हमारा नेपच्यून और यूरेनस। तो 1543 एडी में जियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस के द्वारा दी गई, और बोलते हैं कि भाई सेंटर सन है, सन है, ये केंद्र है, और यही एनर्जी का सोर्स है। इन्होंने सूर्य कहने का मतलब ये था कि जो सेंटर है ना, सेंटर, यही सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो केंद्र है, उसी से, उसी से हमको ऊर्जा मिल रही है। और अगर पृथ्वी केंद्र है तो पृथ्वी में से एनर्जी रिलीज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो लगभग लगभग 1600-1700 साल एक कंसेप्ट हम पढ़ते रहे, जिसे आप लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। फिर एक व्यक्ति आए, कॉपरनिकस, और इन्होंने हमें बताया कि केंद्र में सूर्य है। अभी तक हमको यही सत्य पता है, अगले 150 साल बाद कोई दूसरी थ्योरी इन्वेंट हो जाए तो हमको सरप्राइज नहीं होना है, पॉसिबिलिटी है। अगले 20 साल बाद कोई दूसरी थ्योरी आपके पास एवॉल्व हो जाए तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट इन्वेंशन। कैसे कैसे हम खोज करते रहते हैं, कैसे कैसे आविष्कार हम लोग करते रहते हैं, इसी को साइंस कहते हैं, इसी को आप लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान तर्क आधारित ज्ञान कहलाता है, तो उसी पे हमारा यहाँ पर काम चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, हमारे पास आ गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसे आप लोग कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कॉपरनिकस 1543 एडी। अब सोचिए, आज अगर आप किसी से बोल दो कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इस व्यक्ति ने उस टाइम पर इतनी बड़ी घटना बता दी कि हमारे पुराने सारे कंसेप्ट, सारी की सारी मैथोलॉजी को फेल कर दिया। इस लोगों ने बिलीव किया होगा, नहीं, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इन भाई साहब की हेल्प की एक्चुअल में गैलीलियो ने। जो गैलीलियो हैं, इन व्यक्ति के भी हम बहुत बड़े धन्यवाद हैं, थैंकफुल हैं गैलीलियो। क्यों, क्योंकि गैलीलियो ने क्या बनाया, इनके द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप का यूज किया एडविन हबल ने, इस टेलीस्कोप का यूज किया एडविन हबल ने, और उस टेलीस्कोप को नाम दिया गया हबल टेलीस्कोप, हबल दूरदर्शी। और एडविन हबल ने देखा कि भाई
ये जो सेंटर है ना, जो केंद्र है, उसमें कुछ जलती हुई चीज है, कुछ जलती हुई चीज है। और जलती हुई चीज बेटा आपके पास कौन है? सूर्य है, सन है। समझो, कॉपरनिकस ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अब लोग इस पे बिलीव क्यों करें? क्यों मैं इस पे बिलीव करूं? मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे सबूत दो। जब तक सबूत नहीं दोगे तो तक मैं नहीं मानूंगा, मान ही नहीं सकता हूं। आपने तो पहले जो बताया था वही सत्य है, अब कैसे मान लूं? नहीं मानूंगा। फिर लेकिन जब एडविन हबल ने इसको एक्सप्लेन किया कि कॉपरनिकस जो बोल रहे थे वही सत्य है, फिर उसके बाद हमने सूर्य को पृथ्वी का केंद्र मान लिया। ठीक है भाई। तो तीन नाम यहाँ पर आ गए हैं। पहले हैं आपके पास टॉलमी, फिर आपको देखने को मिल रहा है कॉपरनिकस, फिर है गैलीलियो, और फिर है एडविन हबल। हबल टेलीस्कोप के द्वारा पहली बार देखा गया कि केंद्र में सूर्य है और बाकी सारे ग्रह इंक्लूडिंग अर्थ इसकी परिक्रमा लगा रही है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है। तो गैलीलियो को पढ़ लेना, एडविन हबल को पढ़ना है हमको, इसी के साथ में जो हमारे कॉपरनिकस हैं या आपके टॉलमी भाई साहब हैं, प्लीज आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमको पता चलना स्टार्ट हुई और ये वाली कहानी आपके सामने आई। अब देखो, इसकी उत्पत्ति को लेके दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की घटनाएं आपके सामने आएंगी। पहला आता है संभववाद। आपसे कोई पूछ सकता है कि पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म क्या होता है? पॉसिबिलिज्म मतलब संभववाद, मतलब संभावना हो सकती है किसी भी चीज की। इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन इज कैपेबल टू चेंज द एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस, मैन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग चेंजेस इन हिज एनवायरमेंट। कौन कह रहा है? पॉसिबिलिज्म कह रहा है। संभववाद एक थ्योरी है, वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, टिला, ब्लास और फैब्रे। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखो, संभववाद ये कहना चाह रहा है, जो संभववाद की अगर आप बेसिक थ्योरी पे बात करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी। अब मानव कहाँ रहता है? मानव पर्यावरण। तो कहते हैं कि मानव अपने अनुसार उसके पर्यावरण में चेंज कर लेता है, और सही भी बात है। हमने देखो जंगलों को काट दिया, पहले जंगल हुआ करते थे। हमने जंगली जानवरों को मार दिया, पहले वो हुआ करते थे। अब हम उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अब हम लोग पर्यावरण बचाव की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है ना संभववाद। पॉसिबिलिज्म, हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल है, हम कुछ भी कर देते हैं, ये यही कहना चाह रहे हैं संभववाद। ध्यान रखना, संभववाद। तो मानव अपने पर्यावरण का अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रयोग करता है। किसने बोला? संभववाद ने। ये कुछ वैज्ञानिक हैं, आप इनके नाम याद रख लीजिएगा। फिर दूसरी थ्योरी आती है निश्चयवाद। निश्चयवाद, आप इसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मानव जो भी करता है ये पर्यावरण कंट्रोल करता है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेडजेल, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक एलन सैम्पुल और हटिंगन। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? ये भूगोलवेत्ता भूगोल को डिफाइन कर रहे हैं। और हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है कि कर्म प्रारब्ध है, पूर्व कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। ये भी तो इसी बात को कह रहे हैं। क्या समझो कि भाई मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करता है। ये तो मॉडर्न फिलोसफर है, ये तो मॉडर्न थिंकर है, ये भूगोल की बात कर रहे हैं। सेम कहानी हमारी गीता कर्म को लेकर कहती है कि आपके जो कर्म है वो निश्चित है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आज, वो सर्व आपके पूर्व जन्मों का फल है। आप पहले क्या थे, उस तरीके की चीजें आज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है भाई। तो याद रखना, दो तरीके की थ्योरी है। एक संभववाद है भाई, समझो दो तरीके की चीजें। एक है संभववाद, संभववाद, ध्यान रखना, संभववाद पॉसिबिलिज्म, संभववाद पॉसिबिलिज्म। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई भाई कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। मानव जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में अपने अनुसार चेंजेस करता है, अपने अनुसार इसको बदलता है। और दूसरा है निश्चयवाद, सेकंड वन इज निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म, डिटरमिनिज्म। और ये कहना चाहते हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ फिक्स है, पहले से निश्चित है। और इसको फिक्स करने वाला कौन है? पर्यावरण।
इन्होंने जिस चीज को पर्यावरण बोला है उसी को गीता क्या कहती है, ईश्वर कहती है, भगवान कहती है। तो दो तरीके की संकल्पनाएं हैं, दो तरीके के आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे, दो तरीके की थ्योरीज देखने को मिलेंगी। और इसमें एक आता है संभववाद और एक आता है नियतिवाद। ये कभी कभार आ जाते हैं कि संभववाद से क्या समझते हैं और नियतिवाद से क्या समझते हैं, दोनों को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अब जो कहानी है बेटा, अब जो कहानी है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ब्रह्मांड। एक शब्द है ब्रह्मांड, फिर है गैलेक्सी। ये कुछ चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं बेटा, मैं इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ब्रह्मांड, क्या होता है सारी चीजें। देखो ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, पिक्चर। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब आप कभी अंतरिक्ष में देखेंगे या कभी टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको चीजें कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं। तीन चार शब्द है बेटा, देखो। एक शब्द है स्टार, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को ही आप लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज ग्रुप ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। बहुत सिंपल समझिए, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी है इज ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार। एंड स्टार क्या है? व्हाट इज स्टार? स्टार, स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी। ये आपके पास क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक खगोलीय पिंड है। किससे मिलकर बना है? ड्यू फॉर्म टू गैसेस। ये गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो एक तारा होता है, तारा, और हर तारे की अपनी एक फैमिली होती है। इसका अपना एक परिवार है, एक परिवार है, एक फैमिली है, फैमिली है, ध्यान रखना। जैसे आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। सोलर सिस्टम क्या है? सूर्यमंडल, सूर्य का एक परिवार जिसमें एक तारा है और अनगिनत खगोलीय पिंड है। बहुत सारे तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आप इसको गैलेक्सी कहेंगे, आप इसको गैलेक्सी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी गैलेक्सी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिल्की वे है। हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है आप उसको मिल्की वे कहते हैं। ऐसी करोड़ों गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं सर? यूनिवर्स बनाती हैं। तो सबसे बेसिक इकाई क्या है बेटा? सबसे बेसिक इकाई है स्टार। क्योंकि स्टार ने ही क्या बनाया हुआ है? गैलेक्सी बनाई हुई है, गैलेक्सी। और गैलेक्सी ने क्या बनाया है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। एक ऐसा, एक ऐसी संरचना हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जिसको बनाया गया है, और साइंस कहता है एक ऐसी संरचना जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है, आप उसको यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? इन सब का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल की है, खगोल की। इस खगोल की में हम इनका अध्ययन करते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रह्मांड विज्ञान। आप इसको कैसे जानते हैं? आप इसको जानते हैं ब्रह्मांड विज्ञान के तौर पर। कुछ आ रहा है समझ में? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक ऐसी संकल्पना है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यूनिवर्स मतलब जो हर जगह विद्यमान है, यूनिवर्सल। ये यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में तारे हैं, स्टार हैं, उनका परिवार है, बहुत सारे खगोलीय पिंड आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप कि इतनी कहानी आपको क्लियर होगी, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं थ्री मार्कर की कि यूनिवर्स क्या होता है आप बता देंगे। व्हाट इज गैलेक्सी, व्हाट इज स्टार, और ये सारी चीजें यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग मैटर एंड एनर्जी कॉल्ड द यूनिवर्स, यूनिवर्स। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। देखो जो सूक्ष्म अणु है ये क्या है? इट्स कॉल्ड स्टार। यह एक तारा है, तारा। और विशालकाय, विशालकाय जो पिंड है, ये आकाश गंगा है, ये गैलेक्सी है। इनके स्वरूप को ही ब्रह्मांड बोला गया है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज हैं, आप इस बात पे ध्यान रखिए। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो आप बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है ये कोई पूछेगा सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है
यही एक ऐसी थ्योरी है जो डिफाइन करती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इससे पहले आपने काफी सारी थ्योरी सुनी होंगी। देखो, हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर पढ़ते रहते हैं कि एक तारक सिद्धांत, द्वि तारक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। एक तारक सिद्धांत की भाई एक तारा था, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, उससे कुछ फिर तत्व बने और ब्रह्मांड बने। द्वि तारक में कहते हैं कि दो थे, एक नहीं था, दो। दोनों तारे आपस में टकराए और उनसे फिर हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रस्टेबल थ्योरी है, वो है आपके पास बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज एम लेमेंतर, ध्यान रखना, जॉर्ज एम लेमेंतर के द्वारा इस घटना का प्रतिपादन किया गया है। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, ये जो ब्रह्मांड था ना, ये पहले एक सूक्ष्म कण था। ये क्या था? ये पहले एक सूक्ष्मतम कण था, सूक्ष्मतम कण। और जब ये सूक्ष्म था तो क्या हुआ सर? इसका ताप और दाब बहुत अधिक था। कैसा था सर? इसका जो तापमान है, टेम्परेचर आप इसको कहते हैं, और दाब, ये ताप और जो दाब है ये बहुत ज़्यादा थे। जब ये बढ़े तो इसकी डेंसिटी बढ़ी, इसका घनत्व बढ़ा, और इसके कारण इसमें विस्फोट हुआ, और इसके टूटने से सब कुछ आपके पास बन गया। ये बिग बैंग साहब ने बोला है। और ये कहते हैं, इन्होंने बोला है कि इसमें अभी भी प्रसार हो रहा है, इसका अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है, ये अभी भी फैल रहा है। और इस एक्सपेंशन को हम लोग प्रूव करते हैं क्योंकि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, नई नई खोजें हमें देखने को मिलती हैं। तो बिग बैंग थ्योरी आप लोग याद रखेंगे कि पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो, ये सबसे छोटी घटना है, ये सबसे छोटी घटना है, ये वाली कहानी यहाँ से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये एक छोटा सा पिंड था, एक छोटा सा पिंड था, और सेकेंडों में ये टूटा और ये सब कुछ आपके पास बनता चला गया। और ये सब बेटा कहाँ से आया है? डार्क मैटर से। डार्क मैटर एक काला पदार्थ, और उसी से सब कुछ आपके पास बना हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज एम लेमेंटर ने दिया है, इसी से सब कुछ बना है। यही हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने की सबसे कॉमन और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है। थ्योरी बहुत सारी है, पर एक्सेप्ट इसी को करते हैं। अब देखो, प्रीलिम्स में कुछ सवाल बनते हैं कि भाई साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एंड हरमन के द्वारा दिया गया है। ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ पिंड थे, ये आपस में एक कुछ बना देते हैं, छोड़ो हमें ध्यान नहीं रखना है। दोलन सिद्धांत बेटा किसने दिया है? तो दोलन सिद्धांत दिया है डॉन एलन संडेजा। और स्फीति सिद्धांत बेटा किसने दिया है? एलन गुथ ने। ये 4-5 नाम आप लोग याद रख लेना। अब हम लोग ब्रह्मांड की बात करते हैं कि भाई ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये आपको किताब समझाने की कोशिश करती है। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? एक यूनिट है, एक यूनिट है किसको मेजर करने की? डिस्टेंस को। तो प्रकाश वर्ष एक इकाई है किसको लेकर? दूरी को मापने वाली, दूरी को मापने वाली। आपने पढ़ा होगा एक लाइट ईयर बराबर 3.26, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि 3.26, ठीक है, आप मुझे एक बार बताएंगे कि ये है क्या, मतलब प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक पारसेक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मुझे बताना है। पारसेक आप मुझे बताएंगे कि पारसेक क्या होता है, आप मुझे प्रकाश वर्ष बताएंगे कि भाई लाइट ईयर क्या होता है, एक ब्रह्मांड वर्ष बताएंगे। तीन चीजें आप मुझे सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड के पास 108 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, इतनी गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। समझो, पूरी कहानी इसे क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या है? स्टार। इस स्टार ने क्या बनाया? इसने बना दी गैलेक्सी। क्या बनाई भाई? गैलेक्सी। इन गैलेक्सी ने क्या बनाया? यूनिवर्स। कितने तारे हैं? एक दो नहीं, 100 अरब। 100 अरब। ईच गैलेक्सी कंटेन एस्टिमेट 100 बिलियन स्टार, एंड देयर आर 100 बिलियन मंदाकिनी गैलेक्सी इन यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत बड़ा है बच्चा, बहुत बड़ा है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज होता है। सबसे शुरुआती, सबसे शुरुआती अवस्था, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, एक गैलेक्सी है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि सर हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे, दूध मेखला। अब तक ज्ञात मंदाकिनी का 80% भाग कैसा है? सर्पिला है। जितनी भी गैलेक्सी आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ये आपको सर्पिल देखने को मिलेंगे इस फॉर्म में। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, हमने देखा था ना, टेलीस्कोप बनाया और उसने हमको बता दिया। तो अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मंदाकिनी तारों का एक समूह है,
that appears hazy is the gas mass in the beginning of the star formation. It's called Mandakini galaxy. Our Earth has galaxy of its own which is called Milky Way. हमारी पृथ्वी की भी एक गैलेक्सी है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निहारिका, नेबुला क्या होता है, नेबुला ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। देखो हमने भी बिग बैंग थ्योरी पढ़े था, बिग बैंग, इस बिग बैंग थ्योरी में जो शुरुआती तारा था इसको नेबुला बोला गया था। नेबुला मतलब किसी भी तारे की शुरुआती अवस्था क्या कहलाती है बेटा, नेबुला कहलाती है। निहारिका किससे मिलकर बना होता है, ये धूल और गैसों के बादल होते हैं। मतलब जो सब कुछ बना हुआ है बेटा किससे बना हुआ है, नेबुला कंटेंट्स क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। समझो शुरुआती अवस्था जो एक पिंड की है हम उसको नेबुला बोल रहे हैं, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये धूल और गैसेस से मिलकर बना हुआ है। बेटा किससे बना है, धूल और गैसेस से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब बोल रही। तो नेबुला क्या है, नेबुला है क्या बच्चा, बताओ मुझे। नेबुला ये ब्रह्मांडीय नर्सरी है, ये बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स है जहाँ तारों का जन्म होता है, यहीं से तारों की शुरुआत होती है। इसमें धूल और गैस आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो एक नेबुला है, इट्स आ नेबुला, ये बिगिनिंग बताया गया है, ये एम्ब्रोनिंग इसको बोला गया है कि शुरुआती अवस्था है। और यही जो नेबुला होती है ये आगे जाके फिर स्टार में कन्वर्ट होते हैं, स्टार, और ये स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और ये गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। ऐसे कितनी यूनिवर्स है हमें पता नहीं है, अभी हमें पता है कि हम एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। आप एलियंस पढ़ते हैं, ये अलग प्लेनेट के लोग हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्त, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तभी तारों का जन्म निहारिका से होता है, और कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते, एक कृष्ण विवर बनाते। वैसे न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं, न्यूट्रॉन तारे और कृष्ण विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलिए आई होप इतना समझ रहे होंगे, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम उस कहानी को शुरू करते हैं जिसके लिए हम इतनी देर से इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। बेसिक जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, प्रीलिम्स हो मेंस हो बहुत सारे सवाल आते हैं किसी ना किसी पेपर में, ये हमको दिखाई दे ही जाता है। तो इसका जो हिस्सा है बेटा वो है आपके पास, इसको आप लोग नाम देते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम क्या होता है सर, फैमिली, फैमिली ऑफ सन, फैमिली ऑफ सन, आप इसको बोलते हैं सूर्य का परिवार, फैमिली ऑफ सन, सूर्य का परिवार, सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, प्लेनेट्स, क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, सॉवर्निटी ऑफ सूर्य है, क्योंकि सौर मंडल के निकाय का 99.99% जो एनर्जी है वो सूर्य में निहित है, और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, ध्यान रखना। अब कोई पूछ सकता है कि क्या क्या इंक्लूड है, वेरियस प्लेनेट्स, एस्ट्रॉइड, ठीक है, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, group of comets, meteoroids and other celestial bodies is called solar system. सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का परिवार है, इसी की फैमिली है, सब कुछ इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो सूर्यमंडल है, इस सूर्यमंडल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप उसको कुछ इस तरीके से बता देंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सिस्टम, इस सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलता है क्या, क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले सन खुद है, सूर्य, सन एक तारा है, एक स्टार है, ये आपको देखने को मिलेगा। इस स्टार के बाद आपको देखने को मिलेंगे प्लेनेट्स, प्लेनेट्स, इट्स कॉल्ड, कॉल्ड ग्रह, ग्रह, इनकी संख्या अभी कितनी है बेटा, अभी इनकी संख्या है 8 प्लेनेट्स। फिर हमको देखने को मिलेंगे ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट्स, हमको देखने को मिलेंगे बौने ग्रह, बौने ग्रह, हमको देखने को मिलेंगे उल्का पिंड, उल्का पिंड, मेट्रॉइड्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन जो ग्रह होते हैं इनके सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट, उपग्रह, तो जो उपग्रह होते हैं बच्चा ये भी आपको यहीं दिखाई देंगे,
सैटेलाइट आपको दिखाई देंगे, उपग्रह आपको दिखाई देंगे। इन सब से मिलकर बना होता है हमारा सोलार सिस्टम। ये सब कुछ मिलकर जाते हैं एक सोलर सिस्टम के अंतर्गत, सोलार सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, इसका हेड कौन है सर? सूर्य है। सूर्य एक तारा है, तारा है। पूरी जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, आप लोग कहेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, इस ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सूर्य में एक प्रोसेस होती है विच इज नॉन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्या होता है सर इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में? तो चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, ये हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम में। तो हाइड्रोजन का जब हीलियम में कन्वर्जन होता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जन होती है, और यही एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में टेम्परेचर या ताप के तौर पर आती है, और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य तारा है, किससे मिलकर बना है? गैसेस से। कौन सी गैसें हैं? अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, तो मेनली 71% है हाइड्रोजन, 26% है हीलियम, और रिमेनिंग अदर गैसेस हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। ऐसे ही हो सकता है क्या कि चार हाइड्रोजन के एटम को अगर हम इकट्ठा रखें तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएंगे हीलियम में? पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। इसके लिए एक सिचुएशन चाहिए, एक परिस्थिति चाहिए कि अगर अगर हम क्या करें, चार हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं, चार हाइड्रोजन के जो एटम है, इन एटम को एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए, 10⁷ डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁷ तापमान दिया जाए, तब जाके ये हीलियम में कन्वर्ट होंगे, हीलियम में। और इस कन्वर्जन में ऊर्जा का उत्पादन उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी कोई हम क्रिया कराते हैं, जब भी कोई रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो हमें एनर्जी लॉस होता है, और यही ऊर्जा हमें तापमान के तौर पर मिलती है, यही सूर्य प्रकाश के तौर पर आपके पास आती है। तो चार हाइड्रोजन नाभिक मिलेंगे तब हीलियम बनेगा, और यही जो प्रोसेस होती है, आप इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन? आपको बताना पड़ेगा। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। 10⁷ डिग्री सेल्सियस चाहिए, किसने बोला? हेंस बेथ, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बताया कि अगर इतने तापमान पर हम अगर कुछ करें तो हमें ऊर्जा मिल सकती है। आपने देखा होगा यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोजेक्ट किया था, सर्न, सर्न करके 2010 और 11 में एक प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने भी इसी ताप पे हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया और ऊर्जा मिली, लेकिन बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, ध्यान रखना। हम इसमें सूर्य को देखेंगे। सबसे पहले सूर्य, सूर्य क्या है? प्रधान है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर एक कोने में स्थित है, एक कोने में। यह दुग्ध मेखला की मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। बेटा समझो, देखो, जो प्लेनेट्स होते हैं ना, ये स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। जो स्टार होता है ये गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, कितनी स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, ध्यान रखना। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम उसका हेड सून है। इट्स लोकेटेड इन द कोर ऑफ मिल्की वे। ठीक है, गैलेक्सी अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द मिल्की वे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये है सोलर सिस्टम, देखो ये है सौर मंडल, इसमें सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा, सब कुछ यहाँ पर है। ये है सूरज दादा, ये बड़े गर्म हो रहे हैं, इनसे प्रकाश निकलता है। ये हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, सब कुछ है। देखो, ये सबसे दूर है कौन? ये सबसे दूर आपको दिखाई दे रहा होगा नेपच्यून, नेपच्यून, राइट। ये सबसे पास में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज मरकरी, मरकरी। बुध है, ये वीनस है दूसरे नंबर पर, फिर आपकी अर्थ आ जाएगी तीसरे नंबर पर, फिर आ जाएगा मार्स, फिर एक बेल्ट आपको दिखाई दे रही होगी, इट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स है एंड ये जुपिटर है, इनके बीच में ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसको आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बेल्ट, राइट।
फिर है सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, बलय आपको देखने को मिल जाती है, शनि आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरेनस। ये देखो यूरेनस, और फिर सबसे लास्ट में आ जाए आपके पास कौन सा, वरुण या नेपच्यून। नेपच्यून तो सबसे पास में कौन है, ये उल्का पिंड है। ये उल्का पिंड आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग कह सकते हैं धूमकेतु। धूमकेतु एक हेली नामक धूमकेतु आपने पढ़ा होगा, जिसका एक टेन्योर है 76 ईयर में, ये एक बार आपके पास दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस के बीच में पाई जाती है, जुपिटर और जुपिटर ऑफ मार्स के बीच में। सबसे पास में कौन सा है, सबसे पास में मरकरी। मरकरी को आप लोग कहते हैं बुध। उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र। वीनस। वीनस ये नियर बाई है, नियर बाई है। इनमें CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है, CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे हॉट आपके पास कौन सा है, वीनस है, शुक्र है। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार आप इसी को कहते हैं। देखो मार्स, मंगल, ये रेड दिखाई दे रहा है, रेड। ये लाल ग्रह है क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। ये पीला दिखाई देता है, ये येलो दिखाई देता है क्योंकि इसकी रिंग्स है, इन रिंग्स के कारण, ठीक है। मीथेन ज्यादा पाया जाता है नेपच्यून और यूरेनस पे, ठीक है। अरुण और वरुण पर बहुत पाया जाता है मीथेन, इसीलिए ये हरे दिखाई देते हैं। पृथ्वी ब्लू है, ये ब्लू है क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, और यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ आपको देखने को मिल रही है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे ग्रह की लोकेशन देख लीजिए कि पास में कौन है, दूर कौन है, कौन कैसा दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। एक बार इस मैप को देखिए और पढ़िए सारी चीजों को कि बीच में कौन है, सूर्य है या पृथ्वी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में हमारी बेटा क्या है, सूर्य है। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। साइज में सबसे बड़ा बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये साइज है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन साइज। साइज दिस इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ये छोटा है साइज में, ये सबसे पास है, ये सबसे दूर है, ठीक है। घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, आप बता देंगे, अर्थ का है। पृथ्वी का घनत्व आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है, डेंसिटी। सबसे तेज कौन सा घूमेगा, ये सबसे तेज घूमेगा। सबसे स्लो कौन सा घूमेगा, ये सबसे स्लो घूमेगा क्योंकि सबसे दूर है, सबसे दूर है, ठीक है। ये जो प्लेनेट है ना बेटा, जैसे मरकरी, बुध और वीनस एंड मार्स, ये इनर प्लेनेट कहलाते हैं। इनर या टेरेस्ट्रियल या आंतरिक ग्रह, ये सारे आउटर या जोवियन प्लेनेट कहलाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एक एक प्लेनेट का क्रम आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, क्या इसकी लोकेशन है। देखो भाई, सबसे पहले मरकरी, बुध। बुध सबसे नियर बाई है, सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में नियर बाई है, तो आप बताएंगे कि बुध कहाँ है, पास में, पास में, ठीक है। सबसे तेज चलता है, इसकी जो घूर्णन गति होगी ये तेज होगी, रोटेशन गति बहुत तेज होगी, ठीक है, याद रखना। वीनस। वीनस ये हॉट प्लेनेट है, सबसे हॉट यही है, क्यों, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा CO2 बेटा किसके पास है, वीनस के पास है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार आप इसी को कहते हैं। और इनका इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है दोनों के। नंबर ऑफ सैटेलाइट इज जीरो, जीरो। हॉट कौन सा है, हॉट यही है, यही है, क्यों, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा है। यहाँ क्या पाया जाता है, जो दिन रात के तापमान में अंतर ज्यादा पाया जाता है। डे एंड नाइट का जो तापमान है, ड्यूरनल टेम्परेचर, ड्यूरनल आप इसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ तापमान ज्यादा पाया जाता है। वीनस आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, यही मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहलाता है। अर्थ। अर्थ ये तीसरे नंबर पर आती है, थर्ड नंबर पर आती है इन दी रैंकिंग। और साइज में पांचवें नंबर पर आती है पृथ्वी, ठीक है, ध्यान रखना। ये कैसा है, ये एक ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। यहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी है, एक ही ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, जीवन है। इसका एक सैटेलाइट है विच इज मून। मून इसका एक ही उपग्रह है, वो आपके पास मून है, जो कि नेचुरल कहलाता है, ध्यान रखना। मार्स ये रेड कलर का है, ठीक है। अच्छा, वीनस इज वीनस इज सिस्टर सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की भगनी ग्रह है, ध्यान रखना। मार्स के दो सैटेलाइट हैं, दो सैटेलाइट हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। डीमोस ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, सबसे छोटा अगर सैटेलाइट है तो वो है आपके पास डीमोस। दो सैटेलाइट है। ये कैसा है सर, ये रेड प्लेनेट है, रेड है। और यहाँ पे हम लाइफ को खोज रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लाइफ को खोज रहे हैं, यहाँ पे जीवन की खोज चल रही है। ये सारे के सारे इनर प्लेनेट हैं। मार्स को आप लोग कहते हैं ट्विंस, ठीक है, आप इसको कहते हैं ट्विंस प्लेनेट। ट्विंस जुड़वा ग्रह, क्या कहते हैं आप इसको,
जुड़वा ग्रह कहते हैं किसका, पृथ्वी का, ठीक है। फिर आ जाता है जुपिटर, इनके बीच में बेटा क्या, एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह ग्रह। इसका एक सैटेलाइट है गैनीमीड, गैनीमीड, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है यूनिवर्स का, सबसे बड़ा है किसका, यूनिवर्स का, ध्यान रखना। ये सारे आउटर प्लेनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत हैवी गैस है, यहाँ पर बहुत लाइटर गैस है, आपको देखने को मिलेंगे। ये सैटर्न है, सैटर्न येलो कलर का दिखाई देता है, सेकेंड लार्जेस्ट है, और इसके सैटेलाइट की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखो इसके हैं 69, 69 नोन है, इसके हैं 63, अभी संख्या बढ़ गई है, पर अभी एनसीईआरटी में 69 और 63 दिया गया है। इसके पास सर्वाधिक सैटेलाइट है, गैनीमीड सबसे बड़ा है, जो बृहस्पति का सैटेलाइट है, ध्यान रखना, बृहस्पति का सैटेलाइट है। फिर सैटर्न, सैटर्न को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, सैटर्न। यूरेनस और नेपच्यून, ये हरे ग्रह के अंतर्गत आते हैं, हरे ग्रह हैं। यहाँ जो मीथेन होता है, ये मीथेन ज़्यादा पाया जाता है, इसके चारों रिंग्स पाई जाती हैं। ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं हर एक ग्रह के बारे में, आप इनको देख लेना। सबसे पास में कौन सा आएगा, मरकरी। सबसे दूर कौन सा आएगा बेटा, आप बता दीजिए, देख लीजिए, सबसे दूर कौन सा आएगा, नेपच्यून। वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण। सबसे पहले कौन से ग्रह देखे गए थे, यही सारे देखे गए थे। पहली बार जब इनको टेलीस्कोप से देखा गया था, सैटर्न तक देखे गए थे। तो पहली बार कौन सा प्लेनेट खोजा गया, सबसे पहली बार खोजा गया प्लेनेट बेटा कौन सा है, आप बता देंगे, यूरेनस है, अरुण है। उसके बाद वरुण आया, नेपच्यून, और फिर आपने एक प्लेनेट के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि हमने एक ग्रह और खोजा था जो अभी ग्रह नहीं है, आज के टाइम पर नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था 1930 में, क्लाउडियस टॉम्बे के द्वारा खोजा गया था। आप मुझे उसका नाम बताएंगे कौन सा ग्रह था, ठीक है भाई। चलो, सूर्य, इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है। तो सूर्य का जो परिक्रमण काल है, सूर्य का जो रोटेशन पीरियड है, ये कितना है, ये 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इट्स कॉल्ड कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ध्यान रखना, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन कर लेता है। फैक्चुअल डेटा है, आपसे कोई पूछ सकता है कि कॉस्मोस ईयर किसको कहते हैं, आप बोलेंगे कि कॉस्मोस ईयर इज 25 करोड़ ईयर्स, ठीक है। आप बताएंगे कि ये क्या होता है, ये 25 करोड़ वर्ष जो होते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अपने अक्ष पे कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम, एक हिस्सा कब, एक हिस्सा कब। सूर्य गैसीय गोला है, ये गैसेस फॉर्म में बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन है 71%, 26% हीलियम है, और अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%, हमें डिस्कस कर चुके हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड, क्रोड कोर, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। देखो अंदर है लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस, और बाहरी सतह पर है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये सूर्य का तापमान है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है, कोर कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सूर्य की एक पिक्चर है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ देखो। इंटरनल कोर, इंटरनल कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन, ये वाला कोर है, यह तापमान बहुत पाया जाता है। फिर ये आपके पास है कौन सा बेटा, रेडिएटिव जोन, एंड दिस इज और कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन, ये आंतरिक संरचना है, आंतरिक। अगर बाहरी संरचना की बात करते हैं तो सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगा कोर, ये सबसे आउटर लेयर है, कोर। यहां से कब प्रकाश आता है, यहां से प्रकाश आता है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे प्रकाश बेटा आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, यहां से हमको सनलाइट आती है, यहां से हमको सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश यहीं से आता है। फिर एक क्रोमोस्फीयर, इसके कारण सूर्य चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। सौर कलंक क्या होते हैं, सोलर स्पॉट क्या होते हैं, ये वो जगह है जहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये होता है फ्लेयर, फ्लेयर ज्वाला, जैसे अरोरा ओरियोलस एंड अरोरा बोरियोलस आपने पढ़ा होगा, सौर ज्वाला उभार, जब ये बाहर निकलती है तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देती है, ठीक है। प्रभा मंडल, कोरोनल होल, इनमें छिद्र आपको दिखाई देंगे। तो देखो भाई, दो तरीके के स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे दो तरीके के आएंगे। एक है इनर, 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 इनर में कोर क्या है, कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्शन जोन है। आउटर, आउटर में आपको देखने को मिलेगा भाई, तो फोटोस्फीयर,
क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, फिर आपको दिखाई देगा फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, फिर आपको दिखाई देगा कोरोना, कोरोना। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि सूर्य के स्ट्रक्चर को समझा दीजिए। जो इनर है, इनर है, इसमें जो कोर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर क्यों? क्योंकि यहीं पर तो हो रहा है बेटा, यहीं पर सब कुछ हो रहा है। क्या? जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, यहीं पे कन्वर्ट हो रही है, और फिर ये इसको अपने आप रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केंद्र में कहानी हो रही है। क्रोमोस्फेयर, ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट को। इसी कारण चमकीला दिखाई देता है सूर्य, सूर्य चमकीला दिखाई देता है, आप इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, इसी से प्रकाश आता है हमारी धरातल पर, और एक ऐसा मंडल है जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, कोरोना। ये सबसे भारी सतह है, सबसे भारी सतह। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय यहीं से प्रकाश हमको मिल रहा होता है, मिल रहा होता है। और इसकी जो अंदर वाली जगह है, यहाँ 15 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और बाहरी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य की संरचना में दो हिस्से हम पढ़ रहे हैं, एक इनर पढ़ रहे हैं, एक आउटर पढ़ रहे हैं। इनर में तीन चीजें हैं, सबसे पहले कोर आएगा, फिर रेडिएटिव जोन आएगा, फिर कन्वेक्शन जोन आएगा। आउटर में तीन आएंगे, सबसे पहले क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर, फिर कोरोना। कोरोना हॉल देखने को मिल रहा है हमको, सौर होल, सोलर होल देखने को मिलेंगे, फ्लेम देखने को मिलेंगी, सब कुछ इस सूर्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। ये एक ही पिक्चर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए और समझिए कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, क्या क्या इसमें शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, केंद्र है, सबसे पहले केंद्र आता है। सूर्य के केंद्र का व्यास 3.8 लाख किलोमीटर है, बहुत बड़ा है ये। इसका रेडियस है, डायमीटर है 3.48 लाख किलोमीटर। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, समझो। अगर यहाँ से टेम्परेचर आ जाए ना, यहाँ से अगर टेम्परेचर आ जाए तो हम लोगों की मौत निश्चित है। ये केंद्र का तापमान है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा, आपने मैटर की 3 स्टेज पढ़ी होंगी, प्लाज्मा 4th स्टेज हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सी अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको यहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन। इस मेखला की चौड़ाई 3.8 लाख किलोमीटर है। देखो, ये 3.48 था, ये 3.8 है, जो केंद्र को चारों ओर से ढके हुए है। अगर ये नहीं ढके होता तो शायद बहुत तीव्र प्रकाश आता। फिर आता है समनीय मंडल, कन्वेक्शन जोन। विकिरण मेखला को घेरे हुए 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई वाली संवहनीय मेखला तीसरे स्तर का निर्माण करती है। यह परत कोशिकाओं का निर्माण करती है, नीचे बड़ी तथा ऊपर कोशिकाएं। समझो, तीन चीजें हैं। सबसे पहले आएगा कोर, कोर, फिर आ जाएगा रेडिएटिव, फिर आ जाएगा कन्वेक्शन। तो कोर है, रेडिएटिव है, कन्वेक्शन है, यह न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सब कुछ, और ये इसको कवर करती हैं ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, और ये आपस में एब्जर्व करती रहती हैं, तापमान को एब्जर्व करती रहती हैं, ध्यान रखना। तो कहां पर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन? कोर में, केंद्र में। बड़ा कौन सा हिस्सा है? ये वाला है, फिर ये वाला, फिर समवनीय। तीन मंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाहरी सतह की। देखो, बाहरी सतह की सबसे पहले आएगा प्रकाश मंडल। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मंडल में प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण हो जाता है। जहां जहां पर प्रकाश के रंगों का अवशोषण होता है वहां काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इन रेखाओं को फ्रानहोफर रेखाएं कहते हैं, और सौर कलंक इसी मंडल में पाए जाते हैं। वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, यह प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम किंतु ताप अधिक होता है। वर्णमंडल में उठते गैसों के प्रभाव को सिपिकल कहा जाता है, सौर ज्वाला कहा जाता है। इस ज्वाला से एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं। तो बेटा प्रकाश मंडल से बेटा क्या होता है? प्रकाश धरातल पर आता है, प्रकाश धरातल पर। और क्रोमोस्फेयर का कारण क्या होता है? जो सूर्य है ये चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह आवरण क्षीण होता जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलो, सूर्य, हेंस बेथ ने हमको बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर कहते हैं, लाल रंग का होता है। ठीक है भाई, चलो। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। इसी को बहातम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 मिलियन वर्ष।
भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देने कितने हैं, 10 की बात 11 वर्ष। लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। देखो दक्षिण में है ऑस्ट्रेलिया और उत्तर में है बोरिलियस, आप ऐसे याद कर लीजिए। सोलर फ्लेम के दो नाम आपको दिखाई देते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। सूर्य के धब्बों का एक चक्र 22 वर्षों का होता है। पूरा सर्कल 20 ईयर्स का होता है। पहले 11 वर्ष यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्ष ये धब्बा घटता जाता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय सूर्य पृथ्वी के चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं और इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी हो जाती है। देखो जब सूर्य और पृथ्वी पास पास होंगे तो जो सौर कलंक है उससे मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस होगा अर्थ की, और उसी के कारण जो हमारे आप लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं ये डिस्टर्ब हो जाती है। नेटवर्क नहीं मिलेंगे, सिग्नल नहीं मिलेंगे, इन दिक्कतों का सामना हमको करना यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है भाई, चलिए। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का एग्जैक्ट 109 टाइम है। ये बहुत पूछा जाता है डायमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी का सूर्य ताप का 2 अरब हिस्सा मिलता है। ये बहुत काम की जानकारी है। व्यास बहुत पूछा जाता है सूर्य का क्या है, कितना बड़ा है, 13 लाख गुना, मतलब पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह और बन सकते हैं, इतना बड़ा सूर्य है। और कौन सा हिस्सा मिलता है, 2 अरब। सोचो अगर सीधा पूरा प्रकाश आ जाए तो क्या हालत होगी, हम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो 2 अरब हिस्सा मिल रहा है बच्चा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब एक लाइफ साइकिल है स्टार की। तारा, देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, नेबुला बनता है, नेबुला। फिर एक एवरेज स्टार आपको देखने को मिलेगा, एवरेज स्टार। ये रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये पैलेंट्री नेबुला में कन्वर्ट होगा और फिर ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। दूसरी स्टेज होती है मैसिव स्टार। ठीक है, मैसिव स्टार, ये रेड सुपर जाइंट बनता है, फिर ये सुपरनोवा बनेगा, फिर आपके पास ये ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है शुरुआती अवस्था क्या है, बच्चा आप बताएंगे स्टेलर नेबुला, जैसे आप लोग कहते हैं शुरुआती अवस्था, फिर एवरेज स्टार या मैसिव स्टार, फिर आप बोलेंगे रेड जाइंट, आप बोलेंगे पेलेंट्री जाइंट, फिर आप बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ, फिर आप बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, आपने एक लिमिट पढ़ी होगी, चंद्रशेखर सीमा 1.44। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, ये सब कुछ होती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए। सौरमंडल में काफी सारे पिंड हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं परंपरागत ग्रह, दूसरे हैं बौने ग्रह, तीसरे हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या क्या देखने को मिलेंगे बेटा, इसमें आपको एक प्लेनेट देखने को मिलेंगे, एक आपके यहाँ पर ग्रह देखने को मिलेंगे, एक आपके यहाँ पर बौने ग्रह डॉर्फ प्लेनेट, फिर लघु सौरमंडलीय पिंड देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें बेटा। कन्वेक्शनल प्लेनेट जैसे मरकरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड वरुण। द्वार प्लेनेट स्मॉल सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट है, बहुत कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब एक ग्रह की परिभाषा आपको बताई गई है। ग्रह किसको कहते हैं, हम इस परिभाषा को अब पढ़ते हैं, इसको अब लर्न करते हैं। आई ए यू एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। जैसे हमारे पास किसी भी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ताकि वो इन पर बेहतर तरीके से काम कर सके। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये क्या करता है, ये जो हमारा खगोल शास्त्र है जिसे आप लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, इस एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डेटा को पब्लिश करता है। इसी का काम है रिसर्च करना, इसी का काम है पब्लिश करना। तो इन्होंने क्या किया, 2006 जगह है प्राग, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में एक मीटिंग की। दैट टाइम जो प्लेनेट्स थे इनकी संख्या 9 हुआ करती थी और इनको ऐसा लगा कि 3 ग्रह और ऐसे हैं, 3 पिंड और ऐसे हैं जिनको ग्रह का दर्जा दिया जा सकता है। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ से सवाल बनता है कि इस मीटिंग का पर्पस क्या था। मीटिंग का पर्पस ऐसा था कि 3 जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, 3 जो खगोलीय पिंड हैं, हम इनको प्लेनेट का स्टेटस दे देंगे, ग्रह होने का दर्जा दे देंगे। जब किसी भी चीज को ग्रह होने का दर्जा दिया जाता है तो पहले कुछ कंडीशंस को देखा जाता है। जब इन्होंने देखा तो हमारा जो नवा ग्रह था, 9th प्लेनेट आप इसको बोलते थे, यम आप इसको बोलते हैं, या प्लूटो जो कहलाता था, ये प्लूटो और यम, ये अपनी कक्षा में स्थिर नहीं था। इट्स नॉट स्टेबल इन इट्स एक्सिस।
जब नवा जो पिंड है जिसको हम लोग ग्रह कह रहे हैं, 1930s में हम इसको प्लेनेट के तौर पर क्लाउडियस टॉल्मी ने खोजा है और ग्रह मान रहे हैं। जब 2006 में वो तीन दूसरे ग्रह को हमने तीसरे दूसरे पिंडों को ग्रह होने का दर्जा देने के लिए जब पता चला, तो इसका स्टेटस और चला गया। तो 2006 तक जो ग्रह थे इनकी संख्या 9 थी। आपने बचपन में अगर कभी पढ़ाई हो की होगी तो प्लेनेट की संख्या 9 पड़ी होगी, 9 ग्रह होते हैं। हम आज भी नवग्रह बनाते हैं। हमारे जो मैथोलॉजी होती है उसमें जब भी आप नवग्रह देखेंगे, कोई भी पूजा होती है, वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि 9 ग्रह का कंसेप्ट था। लेकिन पता चला जो यम है, जो प्लूटो है, वो एक्चुअल में ग्रह नहीं है। तो क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारे सोलर सिस्टम में, आप इसको देखिए। तो भाई एक आते हैं परंपरागत ग्रह, जिन्हें आप लोग कहते हैं कि हमारे कन्वेंशनल प्लेनेट, मतलब जो प्लेनेट है, एक ऐसी बॉडी जो प्लेनेट है, क्योंकि इसमें जो सूर्य है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास प्लेनेट है, आप इनको ग्रह कहते हैं। ये कितने हैं? इनकी संख्या 8 है। जैसे मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, एंड आपके पास जो वरुण है, ये सारे के सारे नेपच्यून। फिर आते हैं बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट, मतलब जो ग्रह होने की परिभाषा में फुलफिल नहीं होते हैं। इनमें प्लूटो, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्लूटो 1930 से लेके 2006 के बीच में एक ग्रह के तौर पे रहा है। 2006 में हमने इसको क्या कर दिया है, बौना ग्रह बना दिया है। चेरोन, चेरोन, सिरस 2003, यूबी 313। बेटा ये नाम है, आपसे कोई पूछ सकता है, आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो पूछेगा 3 बौने ग्रहों के नाम लिखिए, 3 बौने ग्रह। आपसे कोई पूछ सकता है राइट द नेम ऑफ 3 ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है? यह ग्रह होने की सभी शर्तों में से एक या दो शर्तों को छोड़ देता है, तो हम इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। कुछ लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं, जैसे आपने धूमकेतु के बारे में सुना होगा। एक हीली नामक धूमकेतु है जिसका जीवन काल 76 वर्ष है, ये 6 दिखाई देता है। धूमकेतु, पुच्छल तारा, मतलब ये भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, ये भी खगोलीय पिंड होते हैं। जब ये सूर्य की तरफ जाते हैं तो इनमें आग जलती हुई हमको दिखाई देती है, उजाला हमको ही दिखाई देता है, तो हम इसको धूमकेतु या पुच्छल तारे के नाम से जानते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे उपग्रह, सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, और अन्य छोटे छोटे पिंड। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, अगर आप इस सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो इस सौर मंडल में काफी सारी चीजें हैं, मतलब सिर्फ सूर्य नहीं है। देखो, मंडल का मतलब क्या होता है? समूह, आप इसको कह सकते हैं फैमिली, परिवार। एक परिवार काफी सारे लोगों से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपको सूर्य देखने को मिलेगा, सन। हम सन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, सन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लगभग सारी चीजें। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं प्लेनेट्स, प्लेनेट्स, ठीक है, जिनको आप लोग कहते हैं ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है आपसे कोई पूछ सकता है, तो ग्रहों की संख्या अभी है 8, 8 है। फिर हमने एक वर्ड यहाँ पे पढ़ा, विच इज योर ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट को क्या बोलते हैं? बौने ग्रह। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है या आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है, बौने ग्रह किसे कहते हैं। तो ये 5 से 6 ही हम लोग पढ़ते हैं तो काफी सारे, लेकिन जो फेमस है 5 से 6 ही आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर ये सब है तो फिर एक हमको देखने को मिलेगा सैटेलाइट, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है सर? इसको कहते हैं उपग्रह, उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है और फिर वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उपग्रह कहलाता है। ग्रह मतलब क्या है? जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की, सूर्य, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका जो रोटेशन होता है ना, ये सन की सराउंडिंग होता है, सूर्य के चारों तरफ ये घूमते हैं। और उपग्रह किसको कहते हैं? उपग्रह उसको कहते हैं ऐसा पिंड, ऐसा पिंड जो जो ग्रह की परिक्रमा करता है, ऐसा पिंड, पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों ओर घूमता है, आप उसको उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं। इसी तरीके से फिर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड आपको देखने को मिलेंगे। एस्ट्रॉइड आपको देखने को मिल जाते हैं, एस्टेरॉइड। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है जो आपको देखने को मिलेगी मार्स और जुपिटर के बीच में, यहीं पर हमको देखने को मिल जाएंगे। फिर मेट्रॉइड्स, ठीक है, फिर हमको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, उल्का पिंड। तो इन सब को मिलाकर आप कहते हैं सोलर सिस्टम है। ऐसे ही नहीं है बस कि सूर्य है तो सोलर सिस्टम हो गया, सिर्फ ग्रह है नहीं,
इतनी सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी और इन सब का ही अध्ययन आपको यहाँ पे करना है। हम सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़े हैं अभी कि सूर्य क्या है। सूर्य हमारे सौर मंडल का हेड है, ये हेड ऑफ द फैमिली है। जैसे हर परिवार के अपने हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उसी तरीके से सन, पहली चीज तो क्या है, इट्स अ स्टार, एक एक तारा है, तारा परिवार तारे का ही होगा। और इसीलिए आप इसको कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, HOF, ये परिवार का मुखिया है। मुखिया क्यों है? क्योंकि पूरी एनर्जी का 99.99% अगर किसी में समाहित है वो इसी में है। यहाँ क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होती है और इससे ताप निकलता है। यही ताप ऊर्जा का स्रोत है और इसी से पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। यहाँ पे लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब होता किस पे, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और जब इसका हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है तो जो एनर्जी निकलती है उसी से आप ताप कहते हैं, आप उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो प्लेनेट्स है, जो आप प्लेनेट्स हैं, सैटेलाइट है, उल्का पिंड है, मेट्रॉइड्स है, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे आपको सॉरी धूमकेतु और सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह क्या होता है। ग्रह क्या होता है आप इसको समझिए, वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। प्लेनेट्स, प्लेनेट्स आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। पहली शर्त बेटा क्या है, यही है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी अच्छा होना चाहिए। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IAU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि प्लेनेट्स किसको कहते हैं, प्लेनेट कहते किसको है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, जैसे देखो, ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य है, इसके चारों तरफ इस तरीके से खगोलीय पिंड है। इन खगोलीय पिंडों को आप लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये सन है, ये सन है, मान लो ये हमारा मार्स है, सॉरी ये हमारा मरकरी, ये हमारा वीनस है। तो इनकी शर्तें क्या है, इनकी शर्तें क्या है बेटा, समझो कि सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा कैसे, निश्चित पथ पे। इसका जो पथ होना चाहिए ना, वो निश्चित होना चाहिए, एक ही पथ पे परिक्रमा करे, जिसे आप लोग कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, आप इसको बोलते हैं कि इसका जो पाथ है वो इलिप्टिकल होना चाहिए। इलिप्टिकल मतलब एक दीर्घ वृत्ताकार जो पथ होता है, उस दीर्घ वृत्ताकार पथ पे इनको घूमना चाहिए। मतलब ये लगातार इसी जगह में घूमेगा, ये अपने क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इसमें एक शर्त है, शर्त है कि आप दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। जो दूसरा ग्रह है, इस दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। मतलब अक्रॉस दी अनदर अनदर प्लेनेट एक्सिस, एक्सिस दूसरे ग्रह की कक्षा के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। ये दूसरी शर्त है, तभी आपको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। तीसरा क्या है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। ऐसा खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, आप उसी को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका प्रकाश होगा वो तो स्टार बन जाएगा। स्वयं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट हैव ओन लाइट। ठीक है, ओन लाइट, स्वयं की लाइट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इनका जो द्रव्यमान है ये निश्चित होना चाहिए। इनका जो मास है ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि मास फिक्स नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी, और ग्रेविटी नहीं होगी तो ये प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं होंगे, और अगर प्रॉपर रोटेट नहीं होंगे तो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में चले जाएंगे। किसी दूसरे के घर में जाना या किसी दूसरे की कक्षा में जाना ये सही नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। इसीलिए ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में चला जाता है, किसी दूसरे प्लेनेट की एक्सेस को काटता है, ऑर्बिट को काटता है, सॉरी एक्सेस नहीं ऑर्बिट, किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को काटता है, तो फिर हम उसको प्लेनेट होने का दर्जा छीन लेते हैं। अब देखो हुआ ऐसा, 24 अगस्त
24 अगस्त 2006, 2006 का दिन है। प्राग, प्राग एक शहर है, कहाँ पे? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का। यहाँ एक समिट हुई। समिट किसकी हुई सर? संस्था का नाम जरूर याद रखिए, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। ये सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। किस में लेके? एस्ट्रोनॉमी को लेके, एस्ट्रोनॉमी को लेके, खगोल शास्त्र को लेके। ये सबसे बड़ी घटना है, यही सारी जानकारी हमको देती है। इसका पर्पस क्या था सर? इसका पर्पस ये था कि हमारे जो 3 पिंड हैं, जैसे तेरस, तेरस, यूबी, यूबी 313 और 2003, ये जो 3 खगोलीय पिंड हैं, हम इनको प्लेनेट का स्टेटस दे रहे थे, हम इनको ग्रह होने का दर्जा दे रहे थे। लेकिन लेकिन हमको पता चला कि एक भाई साहब ऐसे हैं जिनका खुद की ऑर्बिट फिक्स नहीं है। यहाँ एक यम करके ग्रह हुआ करता था, प्लूटो करके ग्रह हुआ करता था। ये भाई साहब क्या कर रहे थे? ये वरुण ग्रह की कक्षा को काट रहे थे, वरुण ग्रह की। ये जो हमारा नेपच्यून है, इस नेपच्यून की एक ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे थे। जब यही ग्रह होने का दर्जा नहीं रखते तो इनके बाद वाले जो खगोलीय पिंड है वो कैसे ग्रह हो सकते हैं? तो जो 12 करने जा रहे थे, जिन ग्रहों की संख्या 12 होने वाली थी, हमारी साइंस को लग रहा था हमने बहुत बड़ी खोज कर ली है, और वहां सपने टूटते हैं। जीवन में ना, प्लूटो से एक चीज सीखना कि जब वो प्लेनेट था तब भी वहीं था, जब ड्वार्फ प्लेनेट थे तब भी वहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना जो रोटेशन है टुवर्ड सूर्य कर रहा है, कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ग्रह से तुमने उपग्रह बना दिया है, सॉरी बौना ग्रह बना दिया है तो मैं रोना गाना शुरू कर दूंगा, मैं अपना काम नहीं करूंगा। आप अपना काम करिए, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। और यही सिखाता है हमको कौन? प्लूटो, यम, कि हम ग्रह थे तब भी घूम रहे थे, और अब जब बौने ग्रह हैं तब भी हम घूम रहे हैं। हम अपना घूमना बंद नहीं करेंगे, मेरी मंजिल निश्चित है। आपको जो कहना है आप कहते रहिए, मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा। ठीक है भाई? तो अब आपके पास संख्या कितनी हो गई? तो देखो यहाँ इस समय जो नंबर ऑफ प्लेनेट्स है, इस नंबर ऑफ प्लेनेट की संख्या होती थी 9, और अब ये संख्या हो गई है कितनी? 8, 8 हो गई है। सर ये 8 कैसे हो गई है बता दीजिए। एक बार मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बना देता हूँ। देखो ये हमारे सूर्य दादा है, दिस इज अवर सन। इनसे हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, सूर्य दादा। इसके बाद हमारे अलग अलग प्लेनेट आते हैं, जैसे सबसे पहले आएगा आपके पास मरकरी, मरकरी के बाद आ जाएगा वीनस, वीनस के बाद आ जाएगा अर्थ, अर्थ के बाद आ जाएगा मार्स, फिर आ जाएगा हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे ग्रहों की संख्या है। ठीक है, ग्रहों की संख्या है, आप इनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। दिस इज योर वीनस, वीनस, सॉरी, दिस इज योर मरकरी, मरकरी, ये हमारा है वीनस। दिस इज योर अर्थ, दिस इज अवर मार्स। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखो ये ग्रह हैं, इतने ग्रह हैं, 8 आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चा कोई अगर मुझसे एक सवाल पूछता है कि सूर्य के सबसे पास में अवस्थित ग्रह कौन सा है, एक सवाल पूछेगा सबसे पास में अवस्थित ग्रह कौन सा है, बेटा हम लोग बता देंगे बुध है। सबसे दूर कौन सा है, मैं बता दूंगा नेपच्यून है, वरुण है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि इनका आकार क्या है, तो आकार भी आप लोग बता देंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो ये है ना चाहिए, ये है जुपिटर, फिर सैटर्न है, फिर अरुण वरुण, फिर आपके पास पृथ्वी, फिर मार्स, फिर आपका ये वीनस, और फिर सॉरी वीनस और मरकरी। तो यहाँ से आप सीखिए, आप यहाँ से चीज़ों को सीखिए, आप यहाँ से कुछ लर्न कीजिए, बिकॉज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। लर्न नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, समझो। तो बुद्ध क्या है सर? बुद्ध के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे बता देंगे कि ये नियरेस्ट है, सबसे पास में है सूर्य के, सबसे पास। अगर सबसे पास है, ये नियरेस्ट है, तो इसकी जो रोटेशन स्पीड होगी, ये रोटेशन स्पीड भी कैसी होगी? फास्ट होगी। ये सबसे तीव्र गति से घूमता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये सबसे तीव्र लग रहा है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? CO2 है, CO2। लगभग 86% CO2 पाई जाती है। ठीक है, CO2। तो यहाँ पे जो डे एंड नाइट का
टेम्परेचर डिफरेंस है ये मैक्सिमम होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा दिन और रात के तापमान में अंतर कहाँ होता है, ये मरकरी में होता है, ये बुध में होता है, बुध में, ठीक है। क्या है इसका कोई सैटेलाइट है? नहीं, जीरो सैटेलाइट, जीरो सैटेलाइट है, ध्यान रखना। अगर हम बुध की बात करें भाई, बुध की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है वीनस, वीनस, शुक्र, शुक्र। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, शाम एवं भोर का तारा आपके पास यही है, यही है। आप इसी को कहते हैं सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की भगिनी ग्रह यही है। गॉडेस, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी, प्यार एवं सुंदरता की देवी आपके पास यही है। समझना, समझना बच्चा। यहाँ सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है, 96%, 96% CO2 है। तो सबसे ज्यादा हॉट है, हॉट प्लेनेट, सबसे ज्यादा गर्म यही होता है। रीजन क्या है? CO2 की मात्रा। और ये बहुत ज्यादा साइन करता है। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी आपके पास कौन सा है? आपका शुक्र है, शुक्र को कह देते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र अच्छा है तो आपको प्यार मिलेगा, आप ब्यूटीफुल होंगे, आपको लक मिलेगा। ये हमारी मैथोलॉजी भी कहती है, ये हमारी शास्त्र भी कहते हैं कि शुक्र का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यार और सुंदरता का देवा है, देवता है। पहले जो ग्रीक हुआ करते थे, ग्रीक इनकी प्यार और सुंदरता की देवी मानकर ही पूजा किया करते थे। तीसरे नंबर पर आता है अर्थ। थर्ड वन इज योर अर्थ। अर्थ देखो भाई, इट्स अ ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट। यहाँ पे ओनली लाइफ है, लाइफ है। और एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, विच इज मून। इनका सैटेलाइट कितने हैं? जीरो है। दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सैटेलाइट बेटा आपको जीरो देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पर आता है आपके पास मार्स, या जिसे आप कहते हैं मंगल ग्रह, मंगल, ठीक है। ये मंगल, मार्स, यहाँ पे हम लोग जीवन की खोज कर रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ एक तो वाटर खोज रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लाइफ खोज रहे हैं। इट्स रेड प्लेनेट, ये लाल ग्रह है, क्योंकि जो फेरस ऑक्साइड है ज़्यादा आपके पास पाया जाता है यहाँ पर। इट्स अ रेड प्लेनेट, ध्यान रखना, लाल ग्रह है, लाल, ठीक। इसके दो सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट है, एक है फोबोस और एक है डीमोस, फोबोस और डीमेस। इट्स कॉल्ड ट्विंस प्लेनेट ऑफ, इसको हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ये ट्विंस प्लेनेट है, ट्विंस प्लेनेट। फिर हम लोग बात करते हैं जुपिटर। इससे पहले यहाँ पे देखो, जो मार्स और जुपिटर है, जो मंगल और बृहस्पति है, इनके बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की एक मेखला पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? इसमें ठीक है। जुपिटर क्या है सर? जुपिटर में, जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी ओन लाइट है, इसका स्वयं का प्रकाश है, लेकिन अभी उतना नहीं है कि ये चमकीला दिखाई दे। ये फ्यूचर सन है, आप इसको फ्यूचर सन कहते हैं, फ्यूचर सन कहते हैं। इसके जो उपग्रह हैं इनकी संख्या आपको 69, अभी तो बढ़ गई है पर एनसीईआरटी में 69 ही है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। इसमें क्या है सर? ज्ञानीमीड, ज्ञानी मीड, ज्ञानीमीड, इसका एक सैटेलाइट है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। ज्ञानीमीड किसका है सैटेलाइट? बृहस्पति का। कैसा है? सबसे बड़ा। किसका? पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट यही है, यही है, ध्यान रखना। सैटर्न्स, शनि, ये पहली बार खोजा गया, मतलब पहली बार में देखे गए ग्रहों की संख्या में अंतिम यही है। पहली बार जब हमने सैटेलाइट से प्लेनेट को देखा था तो शनि तक ही देख पाए थे, ये सबसे अंतिम यही है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं सर? रिंग्स पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा कि बलय किसके चारों ओर पाई जाती हैं, छल्ले किसके चारों ओर पाए जाते हैं? इसी के चारों ओर पाए जाते हैं। ये कैसा है? इट्स अ येलो प्लेनेट, इसको पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं, ध्यान रखना। पीला ग्रह, इसका एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट है टाइटन, 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 ध्यान रखना। यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ लाइफ संभव है। तो हम जा क्यों नहीं रहे बेटा? अभी हम लोग यही नहीं पहुंच पाए हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, इसका एक सैटेलाइट है मून, हम इस पर नहीं पहुंच पाए, या फिर हम यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पहुंचना तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, टाइटन, ठीक है। इसके सैटेलाइट की संख्या हम लोग पढ़ते हैं 63,
अभी ये है लेकिन बढ़ गई है, पर एनसीईआरटी में यही आपके पास लिखी होगी, ध्यान रखना सैटर्न। फिर है आपके पास यूरेनस। यूरेनस ये खोजा गया पहला प्रथम ग्रह है जो खोजा गया, ध्यान रखना, प्रथम ग्रह जिसको खोजा गया, ये हरे नीले रंग का है। हरे नीले रंग का है, हरे नीले रंग का है, ध्यान रखना। इसको आप लोग कहते हैं अरुण। अरुण, अरुण ग्रह। ठीक। इसके जो सैटेलाइट हैं, इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 30। नेपच्यून, वरुण, वरुण सबसे दूर, ठंडा ग्रह, ठंडा ग्रह, ठंडा, ये हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का, ये लेटा हुआ है। अरुण लेटा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो ये इनके कुछ फैक्ट हैं, आप इन फैक्टों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार इनसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी पेपर को देते हैं, वनडे एग्जाम में यहाँ से लगभग सवाल बनते हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ें और बहुत कुछ लर्न कीजिए। चलिए, ये कहानी क्लियर हो गई। एक छोटी सी कहानी देखिए, एक छोटी सी कहानी देखिए। जैसे हमारे ये प्लेनेट्स हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम है, ये सूरज दादा है, सूरज दादा। अगर इस सूरज दादा में आप ग्रहों को बनाएं तो यहाँ से कुछ और प्यारे प्यारे से अमेजिंग से सवाल बनते हैं। देखो, सबसे पहले बेटा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर क्या आएगा? वीनस, फिर क्या आएगी? अर्थ, अर्थ। इसके बाद आ जाएंगे हमारे मार्स दादा, फिर आ जाएगा जुपिटर, फिर आ जाएंगे सैटर्न, फिर आ जाएंगे यूरेनस, फिर आ जाते हैं नेपच्यून। यहाँ में एक बहुत छोटी सी फिलॉसफी पूछी जाती है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई इनर और आउटर प्लेनेट कौन से हैं यहाँ से। ये जो प्लेनेट है ना, चाहे वाले आपके पास ये मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो या मार्स हो, दीज ऑल आर इनर प्लेनेट्स। इनर, आप इनको इनर प्लेनेट कहते हैं, इनर प्लेनेट। आप इन्हीं को आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं। दीज ऑल आर इनर प्लेनेट्स, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आप इन्हीं को कहते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, पृथ्वी सादृश ग्रह, पृथ्वी सादृश ग्रह, यही आपके पास है, पृथ्वी सादृश ग्रह, टेरेस्ट्रियल। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम लाइक, सेम लाइक अर्थ है, ये पृथ्वी के समान है। यहाँ पर आपको हैवी गैसें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर हैवी गैसेस आपको देखने को मिल जाती हैं, बाहरी गैसें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें देखने को मिल जाती हैं। तो कौन कौन से ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के ग्रुप में आते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, आप बता देंगे। मार्स है, वीनस है, अर्थ है, सॉरी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। दे ऑल आर, दे ऑल आर आउटर। देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट, वाह ग्रह, वाह ग्रह। दे ऑल आर कॉल्ड जोवियन प्लेनेट। यह है बृहस्पति, बृहस्पति सदृश ग्रह कहलाते हैं, जोवियन। क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर लाइक, लाइक जुपिटर, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। दे मेड फ्रॉम, दे मेड फ्रॉम लाइट, लाइट gases, gases. There is no possibility of life, no possibility, possibility of लाइफ, जीवन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विषैली गैसें पाई जाती हैं। तो ग्रहों में
आंतरिक और बाहरी ग्रह हमसे कोई पूछ सकता है बच्चा पार्टी, आप इसको बता देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने ग्रह होने की परिभाषा पढ़ ली, ग्रहों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, आंतरिक और बाह्य ग्रह आपको बता दिए हैं। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि अरे हाँ सर ठीक है, अब हमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सूर्य क्या है, ग्रह क्या होते हैं, इनके कुछ बातें आपको बता दी हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको बता दिए हैं। ग्रहों को हमने दो भागों में डिवाइड किया बेटा, ये मैंने आपको बता दी है कि टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी जैसे, ठीक है, और जोवियन भी हमने देख लिया है, ये हैं सारे के सारे इनर प्लेनेट्स। ठीक है, मरकरी है, देखो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, और मार्स है, मार्स है। ठीक है, ये नियरेस्ट 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 टू सन, सूर्य के सबसे पास में, सबसे पास में। इट्स कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, आप इसको कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, स्टार एंड शाइनिंग स्टार, शाइनिंग, चमकता तारा, चमकता तारा। ये तो यहाँ पे लाइफ है, और ये हमारा मार्स है। इनर और आउटर, ये आउटर प्लेनेट है, आप देख लीजिए। इनमें सबसे बड़ा हमारा कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति। फिर ये सैटर्न, फिर आपके पास अरुण और वरुण। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये साई छोटा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पीछे रखा हुआ है। अब देखो, एक साथ इनर प्लेनेट, एक साथ आउटर प्लेनेट। ठीक है, आउटर प्लेनेट, ये प्लूटो, ये प्लूटो हुआ करता था बेटा कब, ये 2009 तक हुआ करता था, 2009 तक। अब प्लूटो आपके पास कैसा है बेटा, अब प्लूटो कैसा है, अब इट्स अ ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट। नाउ इट्स अ बौना ग्रह, यह सिर्फ एक बौना ग्रह है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इन सब की क्रम आपको पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पर आता है। ये मून है, ये आपके पास यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई देगी, ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। ठीक है, सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आकार के अनुसार, ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज की बात कर रहे हैं बेटा, समझो, आप समझो। सबसे पहला कौन सा आएगा, आप खुद देखो, सबसे पहला आएगा जुपिटर, किसी को पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जुपिटर आएगा। जुपिटर के बाद बेटा कौन सा आएगा, सैटर्न आएगा। ठीक है, सैटर्न आएगा, सैटर्न। फिर हमको कौन सा देखने को मिलेगा, यूरेनस, यूरेनस। फिर क्या जाएगा, नेपच्यून। ये वाली कहानी क्लियर, नेपच्यून। अब पांचवें नंबर पर बेटा आती है अर्थ, अर्थ। इसके बाद आता है आपके पास मार्स, मार्स। फिर आता है वीनस, वीनस। और फिर आता है मरकरी। बस यही आपको याद रखना है कि पृथ्वी पांचवें नंबर पर आती है। देखो, बृहस्पति पहला, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। फिर आ जाता है शुक्र, शुक्र। फिर आ जाएगा मंगल, और फिर आ जाएगा बुध। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। कोई भी सवाल पूछ ले, किसी का भी सवाल पूछ ले, हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं, हमको सारे पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे आता है, किसकी रैंकिंग क्या है। ये बच्चा आप पता कर लेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। छोटे छोटे सवाल है, लेकिन वनडे एग्जाम देने जब जाते हैं या पीटी का पेपर आप देते हैं, पूछ लेता है। वो एग्जामिनर है, हमारे लिए भगवान है, और भगवान तो कोई भी सवाल कर सकता है। हम कैसे अपने आप को लिमिटेड कर सकते हैं। सिलेबस एक गाइडलाइन है, उसके आसपास चीज़ें आ सकती हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, डेंसिटी, डेंसिटी देखो, तो शनि, शनि का सबसे कम है, बस दो ही चीज याद रखनी, सबसे कम इसका है। और सबसे ज्यादा बेटा किसको आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ का। देखो, शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल और शुक्र, अर्थ। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, घनत्व है पृथ्वी का, सबसे कम किसका है, शनि का। शनि को अगर आप पानी में छोड़ देंगे तो ऐसा कहते हैं ये वाटर में डूबेगा नहीं, ये तैरता रहेगा। और पृथ्वी सबसे भारी है, सबसे सबसे भारी या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, आप बता देंगे, अर्थ का है। दूर से दूरी के अनुसार तो आप सारे बच्चे जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि पास में बुध है और दूर आपके पास कौन सा है, वरुण है। द्रव्यमान याद रखना नहीं है। परिक्रमण काल एक बार देख लो, परिक्रमण काल ये आपको याद करना है बेटा। इन सब का रोटेशन टाइम, कि कितने समय में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और रिवॉल्व टाइम, कितने समय में अपनी कक्षा में घूमते हैं, ये दोनों आपको याद करना है हर एक ग्रह का। तो सबसे पहले आ जाएगा बुध, सबसे तीव्र घूमेगा। फिर शुक्र, पृथ्वी, ये भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जितने दूर होगा वो इतना स्लो घूमेगा। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रोटेशन पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो पास होगा वो तीव्र घूमेगा, जो दूर होगा वो स्लो घूमेगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, भारी रकम। ठीक है,
परिभ्रमण काल, ये इंपॉर्टेंट है, परिभ्रमण काल के अनुसार, ठीक है, रिवॉल्व होने के आधार पर देखो, जो बड़ा होगा वो अपनी कक्षा पे तीव्र होगा, बृहस्पति, ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में बृहस्पति, ठीक है, ये बड़ा है, अपनी कक्षा जल्दी पूरी कर लेगा। और शुक्र सबसे स्लो अपनी कक्षा में घूमता है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का बढ़ता क्रम, शुक्र, शुक्र, ठीक है, और अरुण। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछते हैं, अब देखो भाई, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। मतलब ये जो रोटेशन और रिवॉल्व होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ये पश्चिम से घूमना शुरू करते हैं पूरब की तरफ। यही रीजन होता है कि हमें जो सनराइज है, ये सनराइज ईस्ट में दिखाई देता है, ईस्ट में। लेकिन हमारे दो प्लेनेट ऐसे हैं, शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं अरुण, इनकी दिशा पूरब से पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम होती है, क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा सनराइज, सनराइज, तो आप बता देंगे ये होगा वेस्ट में। अब इंटरव्यूअर पहले बहुत परेशान करते थे कि एक ऐसी जगह है जहां सूर्य का उदय आपके पश्चिम में हो रहा है, आप बताइए आप कहाँ हैं। तो लोग कह देते हैं हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, तो हमारी पश्चिम में हो रहा है। नहीं, हमारे पास दो ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र है, एक अरुण है, जिनकी डायरेक्शन अलग है और यहाँ सूर्योदय अलग होता है। अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ध्यान रखना। बुध पहले नंबर पर आ गया है, पहला प्लेनेट मरकरी, सूर्य का सबसे नजदीक है, नियरेस्ट प्लेनेट है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देने पड़ता है, 2 घंटे पहले दिखाई देने लगता है। ये सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट्स। मरकरी, दिस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट, है ना, the sun which is visible 2 hours before sun, it's the smallest and lightest planet, it does not have any satellite, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ध्यान रखना। बुध, इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसके पास मैग्नीट्यूड फील्ड है, मैग्नीट्यूड जो फील्ड है ये इसका फीचर है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। या दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो सॉरी तापमान नहीं, ये तापांतर होगा। इसका तापमानता सर्वाधिक है 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में होता है 173 डिग्री माइनस और दिन में होता है 427 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आपसे कोई पूछ सकता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस इज द हाईएस्ट 600 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पास में कौन है, बुध, सबसे तेज कौन घूमता है, बुध। इसका फीचर क्या है, दिन रात के तापमान में अंतर होना, कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। फिर आता है वीनस, पृथ्वी का सबसे निकटतम है, बेटा ध्यान रखना, नियरेस्ट, नियरेस्ट टू अर्थ। बहुत पूछा जाता है कि मंगल और शुक्र में पास में कौन सा है, आप बताएंगे शुक्र है। सबसे चमकीला है, शाइनिंग है, एवं सबसे गर्म है, हॉट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा तापमान इसी का होता है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये हमारे लिए शाइनिंग स्टार है। इसीलिए हमारे लिए बेटा क्या है, ये शाइनिंग स्टार है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारे अलग होती है और ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉक वाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि घनत्व, डेंसिटी, आकार, साइज और डायमीटर पृथ्वी के समान है, इक्वल है। पूछा जाता है भाई भगिनी ग्रह क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड सिस्टर प्लेनेट। सिस्टर प्लेनेट क्यों कहते हैं बेटा, इसको सिस्टर प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो साइज है, ये इक्वल है पृथ्वी के। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट है। मंगल, मार्स, आपने अभी MOM पढ़ा होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। बहुत लोग यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान दो ध्रुव तथा इसका कक्षा तल ही 25 डिग्री है। देखो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्विंस,
ट्विन्स कैसा है ये जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, ध्यान रखना, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो इनका अक्षीय झुकाव समान है, इसीलिए इसीलिए ये ट्विन्स प्लेनेट है, ये एक जैसे दिखाई देते हैं। आप देखोगे तो सेम पोजीशन में दिखाई देंगे, हम इनको ट्विन्स प्लेनेट कह सकते हैं, ट्विन्स प्लेनेट कह सकते हैं, हम इनको जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, ध्यान रखना। दिन का मान अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी कितने में लगाती है? अर्थ लगाती है 23, अर्थ लगाती है 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। दोनों लगभग एक ही समय में अपने अक्ष पे घूमते हैं, ध्यान रखना। इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। डीमोस है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द यूनिवर्स, सबसे छोटा है। सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, 687। पृथ्वी को कितने लगते हैं? पृथ्वी को लगते हैं 364, ठीक है, 365 दिन आपने पढ़ा होगा, तो 364 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, हाईएस्ट वॉल्केनो ओलिपस मेसी, एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। देखो कितना प्यारा सवाल है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो हमें क्या लगता है पृथ्वी पे आया है? नहीं, मार्स पे आया है। सबसे बड़ा पर्वत क्या हिमालय है? नहीं, ओलिपस मेसी है। ये कहाँ है? ये सब मार्स पे देखने को मिलेंगे, मंगल पे देखने को मिलेंगे। कितने सैटेलाइट है? दो हैं, दो हैं, ध्यान रखना। मैं एक बार इसको बता देता हूँ। देखो भाई, ये हमारा मार्स है, मार्स, ठीक है, मार्स। क्या क्या याद रखना है मार्स के बारे में? क्या क्या याद रखोगे भाई? इट्स अ रेड प्लेनेट, सबसे पहले याद रखना है रेड प्लेनेट। और आप इसको रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। इट्स कॉल्ड ट्विंस प्लेनेट, ट्विंस प्लेनेट, प्लेनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। क्यों है? क्योंकि इनका जो झुकाव है वो बराबर है, बराबर है, ठीक है। घूर्णन गति भी लगभग आपके पास बराबर है। तो आप इस मार्स के बारे में कुछ बातें यहाँ पर जानने लगे हैं। इसी तरीके से आता है शनि, ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह, दूसरा बड़ा ग्रह आकार में, ध्यान रखना। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज, सेकेंड है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, वलय का, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। सबसे कम डेंसिटी किसकी है? आप बता देंगे सैटर्न की है। वलय इसके चारों ओर है। अरुण, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। और इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम है अल्फा बीटा। देखो, उसके पास 7 थी, इसके पास 9 हैं। इनके नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इलिप्सॉन, ध्यान रखना। अरुण, ये अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, दक्षिणावर्त, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ ग्रह कहलाई कहता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, टाइटेनिया। वरुण, इसकी खोज 1846 में जॉन गाले के द्वारा की गई थी, जॉन गाले ने की थी। यह खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके ग्रहों में ट्राइटन, ट्राइटन प्रमुख है, ध्यान रखना। पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पे बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा। देखो, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। ये कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब यहाँ एंगल निकालोगे बेटा, कितना आएगा? ये आएगा 66.5 डिग्री। अपनी अक्ष पे इतना झुका हुआ है, लेकिन ये एंगल कितना बनाएगा? ये एंगल बनाएगा 66.5। लगभग सब बनाते हैं 90, 80, 85, इसका 66.5 है। हमारा जो अरुण है ना, अरुण, ये बिल्कुल लेटा हुआ है। अरुण, यूरेनस, ये लेटा हुआ है, ये ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बेंड है, मतलब इसका जो झुकाव है ये इसके बिल्कुल बराबर होगा इक्वेटर के। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है
इक्वेटर, इक्वेटर ठीक है, ये अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है और कोण कितना बनाता है 66.5 डिग्री का। इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। पूछा जाता है विषुवतीय, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर, दोनों व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1496 मिलियन किलोमीटर है ना, 14.98 मिलियन किलोमीटर। इट्स एवरेज ध्यान रखना। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे, पृथ्वी की गति क्या है बेटा 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं और इस गति से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी की गति क्या है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। ये चारों ओर घूमती रहती है, ध्यान रखना इस बात को, चारों ओर घूमती है और इसकी घूर्णन गति कहते हैं। दिन रात इसी के कारण होते हैं। रोटेशन, रोटेशन आप इसको कह, रोटेशन मोशन कहते हैं और ठीक है, इसी के कारण हमारे दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर जो कि अनेक कारण होते हैं, वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी में दिन का छोटा बड़ा होना होता है। ये इसकी वार्षिक गति की बात कर रहे हैं। आकार बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद सबसे पास में कौन है? सूर्य। उसके बाद कौन आता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 वर्ष प्रकाश दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाले सर्वाधिक चमकीले तारों के समूह में आते हैं। चंद्रमा चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति का सागर कहा गया है। ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। शांति का सागर, पीस सी। ये मून है, ये मून आपको दिखाई दे रहे हैं, मून, चंदा मामा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेवनिटीज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फॉसिल प्लेनेट हम कहते हैं किसको? मून को। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। हमारा जो चंद्रमा है ये आधा क्यों दिखाई देता है, इसका एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी घूर्णन और जो परिक्रमण गति होती है दोनों समान है, दोनों एक ही अवधि में पूरी करता है, तो एक ही हिस्सा हमको दिखाई देगा। हमको लगता है कि चांद आधा है, चांद आधा नहीं है, ये आधा हमें इसलिए दिखाई देता है। पृथ्वी से सिर्फ 57% भाग ही देख सकते हैं हम लोग चंद्रमा का, ध्यान रखना। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 81 है, लगभग 81 गुना है। ठीक है भाई, चलो। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर चंद्रमा की शक्तियों को 11.5 अनुपात चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी है। ठीक, सुपर मून, बढ़िया घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। बहुत पास में होना चाहिए सुपर मून। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा दिखता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो सुपर मून क्या है? सुपर मून, फुल मून, आपने वर्ड सुनेंगे। सुपर मून का मतलब है कि चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, हमारे पास दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा? 14% ज्यादा बड़ा। कितना चमकीला? 30% अधिक चमकीला आपको दिखाई दे रहा है। ब्लू मून है ना, ब्लू मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। देखो, एक कैलेंडर में क्या चाहिए, क्या चाहिए? 2 पूर्णिमा होना चाहिए, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। इस मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों का कम होना है। ऐसा 2-3 साल में होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं पड़ी थी। ठीक है, तो ब्लू मून आप किसको बोलेंगे? किसी किसी साल में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर कहा जाता है। 2018 ब्लू मून ईयर था। यम। अब आ जाते हैं बौनेगिरे। अब आ जाते हैं हम लोग किसके पास? ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लेनेट के पास। ड्वार्फ प्लेनेट, ध्यान रखना, ड्वार्फ प्लेनेट। यम, प्लूटो। IAU ने इसका नाम यम 134340 रखा हुआ है।
13, 43, 40 रखा हुआ है, पहले यम था। क्लाउड टॉम्बे ने 1923 में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 को आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। पहले ये ग्रह हुआ करता था, अब कहाँ चला गया है? बौने ग्रह। इसका नया नाम क्या है बेटा? आप इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। नया नाम क्या है बच्चा? यम और प्लूटो का नया नाम है 134340। किसने खोज की? क्लाउड टॉम्बे ने। कब की? 1930 में, 1930 में। अगस्त 2006, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से निकाल दिया। तेरस, एक और बौना ग्रह है, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। पियाजी ने। आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसकी संख्या एक से जाना जाएगा, इसे संख्या एक से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह हैं चेरोन एवं 2003 यूबी 313, ये सब अदर डॉर्फ प्लेनेट है। लघु सौर मंडलीय पिंड, बुध ग्रह, एस्ट्रॉइड, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक। ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है, जैसे लोनार झील बनाता है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरबेस्टा। धूमकेतु, कॉमेट। कॉमेट सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पिच्छल तारा कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल से बने होते हैं। क्या संग्रह जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में देखने को मिलती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े धूमकेतुओं को पीछे छोड़ गए होते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये पूरी कहानी है बेटा किसकी? सोलार सिस्टम की। जो हमारा सोलार सिस्टम है ना, इस सोलार सिस्टम को, या हमारा जो खगोल शास्त्र है, इस खगोल शास्त्र को हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। बहुत बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ने का ट्राई किया है। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप इस सेशन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ से लर्न करेंगे। देखो ये ना एक पूरी सीरीज है। इस पूरी सीरीज में हम जितना भी आपका ये जो बुक है, जैसे आप लोग लूसेंट कहते हैं, इस बुक को पूरा कवर करने वाले हैं, पूरा डिकोड करने वाले हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने के साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस किताब को जब हम पढ़ेंगे, इस किताब को अगर हम लोग देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो चलिए फिर करते हैं मुलाकात। खुश रहिए, मस्त रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।